हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स मैनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम सर्कल चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पलर्स हैं और आर.डी. शर्मा के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब कुछ ही आज इस लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल जान लेते हैं क्या होता है। आपने बचपन में कभी न कभी एक धागे से आपने कोई ऑब्जेक्ट बांधा होगा और उसके हाथ से गोल गोल घुमाया होगा। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये आपने धागा लिया, आपने एक ऑब्जेक्ट बांधा, उसमें ये ऑब्जेक्ट आपने बांध लिया। अब इसको आपने गोल गोल घुमाया होगा, तो आपने देखा होगा आपका हाथ जो है वो यहीं पे घूम रहा है। आपका हाथ जो है यहाँ पे घूम रहा है, ये धागा बंधा हुआ है, आपने ऐसे ऐसे घुमाया होगा, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट को बांधा है, ये आपके हाथ की दूरी से हमेशा एक बराबर दूरी पर है, चाहे जिस पॉइंट पर। तो ये जो इक्वल दूरी है, ये आपका काम करती है रेडियस का। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो आपका सर्कल का क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज, जब हम इसी रेडियस को इसी के सामने दूसरी तरफ मिला देते हैं, ये और ये सेंटर से तो पास होगा ही, जिस पॉइंट पे आपका हाथ है वहां से तो पास होगा ही। ये आपका जो टोटल लेंथ होता है, ये रेडियस होता है, डायमीटर होता है। और डायमीटर जो होता है, अब ये आर है रेडियस, इधर अगर हम सीधा सीधा बढ़ा दिए हैं, ये भी आर है, तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और समझो, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, सिर्फ 2 पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो कोई भी लाइन खींचोगे तो या तो वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट करेगी जो टच करेगी, इसको कट नहीं बोलेंगे, टच बोलेगा। ठीक है ना। और एक लाइन आप ले रहे हो जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। जैसे आपने कोई लाइन खींचा तो ये देखो 2 पॉइंट पे कट किया, तो ये जो 2 पॉइंट पे कट करता है, इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये टच करके निकल जाता है, सिर्फ एक पॉइंट पे जो टच करके निकलता है, जैसे आपने ये लाइन खींचा या फिर आपने ये ले लिया या फिर आपने ये ले लिया, ये सिर्फ एक पॉइंट पे जहां टच कर रहा है, इसको आप बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है ना। अब देखो सबसे ज़्यादा काम हमको इस चैप्टर में टेंजेंट का ही है। बाकी सेकंड में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड भी आपके मतलब बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, वह लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। अब देखो ये जो 2 पॉइंट पे कट करती है, इसको केवल अगर आप मिलाते हो तो ये आपका कहलाता है कॉर्ड। कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और एक चीज देखो, इस सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, जैसे मान लो मैंने यहां से खींचा और ये सेंटर से पास होते हुए निकल गया। ठीक है ना, ये भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर मैं इसी को और बढ़ा देता हूं तो ये आपका देखो सेगमेंट हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गई केवल जहां जहां कट कर रहा है, ये आपका कॉर्ड हो गया। और ये जो 2 पॉइंट, ये जो सबसे दूरी, अगर ये सेंटर से पास हो रहा है, अगर यही कॉर्ड आपका सेंटर से पास हो रहा है, तो ये इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है और उस कॉर्ड को बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो इससे हम देखो क्या क्या जान गए। हम जान गए रेडियस क्या होता है, हम जान गए सरकमफ्रेंस क्या होता है, जिस पाथ को ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा था उस सेंटर से मतलब उसकी दूरी हमेशा एक बराबर रहेगी। तो रेडियस पता चल गया, सरकमफ्रेंस पता चल गया। फिर हमको पता चला कि वाला लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका सेकंड कहलाता है। और उस दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो कॉर्ड होती है, और सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है सर्कल की, वो आपकी डायमीटर होती है। और एक चीज हम और जाने कि अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जा रही है, यानी कि एक पॉइंट पे केवल टच कर रही है, तो वो आपकी कहलाती है टेंजेंट। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, ये आप नहीं कह सकते कि ये लाइन जो है इस पॉइंट पे कट किया तो इस सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया तो ये टेंजेंट नहीं। टेंजेंट जो स्पर्श करके सर्कल के बाहर ही रहेगी, ये नहीं कि अंदर लाइन चली गई ना, वो सिर्फ टच करते हुए बाहर की तरफ ही रहेगी। पूरे पॉइंट उस लाइन का जो है बाहर रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट उसके सरकमफ्रेंस पे रहेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब देखते हैं आगे। अब देखो थ्योरम आ गया। थ्योरम इस चैप्टर के जो भी हैं इंपॉर्टेंट सारा मैंने करा रखा है, ठीक है ना। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा ठीक है, देखो क्या कह रहा है। एक सर्कल हमने ले लिया, ठीक है। इस पे हमने क्या बना दिया, टेंजेंट। टेंजेंट हमको पता है वो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा। तो ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, एक रेडियस है, ठीक है ना। अब इस रेडियस से क्या बोल रहा है, इस रेडियस से जहां पे ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि ये पॉइंट, जैसे ये सेंटर ओ मान लिया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने मान लिया पी पॉइंट, ठीक है ना। बोल रहा है कि इस पी से जो भी टेंजेंट जाएगा वो हमेशा जो है इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। ये 90 बनाएगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो एक चीज़ और, जैसे मान लो ये रेडियस मैंने यहाँ लिया होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका सरकमफ्रेंस पे ये हो जाता, तो यहाँ से जो लाइन जाती वो उसके परपेंडिकुलर होता, ठीक है। या फिर अगर उसी पॉइंट को इधर मान लेते हो, यहाँ से कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो भी इस रेडियस के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा। मतलब आप समझ गए, ये मैंने नीचे जो बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नीचे, कोई भी रेडियस आप ले रहे हो वो सरकमफ्रेंस पे जहाँ कट करेगा उस टेंजेंट से वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब हमको इसको 90 प्रूफ करना है, तो अब देखो हमको क्या चीज़ पता होना चाहिए। हमने पहले ये पढ़ चुका है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे 90 डिग्री कब होता है, जब हम देखेंगे कि वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन अगर हमें मिल गई तो हम समझ जाएंगे कि वो 90 डिग्री बनाएगा। अगर देखो ये हल्का सा भी इधर चला गया तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। इधर भी गए तो भी ऑब्ट्यूज, इधर गए तो भी ऑब्ट्यूज। मतलब कहीं भी अगर हमने सिर्फ ये बता दिया कि ये जो ओपी है ये इस लाइन पे सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करने पे ये लाइन हमको मिल जा रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो ओपी है वो इस टेंजेंट पे जो है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। गिवन a circle with center O and a tangent AB at a point P। हमने क्या मान लिया, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट AB है और उस जो रेडियस है OP है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P है, ठीक है ना। अब हमको देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ ये करना है OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, देखो ये सारी चीज़ें हमको लिखना होता है क्योंकि इस पे ही मार्क्स हमको मिलते हैं, ठीक है ना। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, ये सब आधे आधे नंबर समझ लो इन सब पे मिलता है। अगर आप कुछ भी छोड़ोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक हम लाइन ले लेते हैं ए बी पर और उस पर हम क्यू नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना, क्यू। और ये जो सर्किल को जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम आर लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो अदर देन पी, अदर देन पी, क्योंकि पी तो हमने ले रखा है ना सबसे पहले, तो हमने कोई और पॉइंट लिया है, तो ए बी पर हम कोई और पॉइंट लेंगे इस पी को छोड़ के, इसके अलावा कहीं और ले लेंगे, ठीक है ना, कोई कहीं भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ क्यू को, ओ क्यू को ज्वाइन किए तो हमने क्या लिखा, सपोज ओ क्यू
मीट द सर्कल एट आर। देखो हम जो जो कर रहे हैं ना वो सब चीज़ लिखेंगे। हमने एक ओ क्यू लाइन खींचा और क्यू पॉइंट जो है वो ए बी पर है, ए बी पर भी पी के अलावा हमने कहीं लिया है। हम वो कहीं भी ले सकते हैं, हम वो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ओ क्यू जो ले रखा है मैंने बना दिया, ठीक है ना। हमने क्या माना, ओ क्यू जो है वो आर पॉइंट पर सरकमफ्रेंस को सर्किल के कट कर रहा है, तो मैंने लिख लिया सपोज ओ पी मीट द सर्कल एट आर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो प्रूफ लिखते हैं। अब हम प्रूफ में ये लिखेंगे कि अगर हमको ओपी को ए बी के परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम ये देखेंगे कोई भी लाइन जो ओ से ए बी पर खींचा जा रहा है ओपी जो है उसमें शॉर्टेस्ट है, ठीक है। टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर ए बी it is sufficient to prove that OP is shorter than any other line segment joining O to any point on AB, ठीक है। अगर हमको OP जो है AB के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है परपेंडिकुलर, तो हमको ये प्रूफ कर देना होगा सिर्फ कि OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है अगर हम O से AB पर कोई भी लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो हमको क्या करना है। अब हमको इसमें दिख क्या रहा है, हमको दिख रहा है क्लियरली OP इक्वल टू OR। OP OR के इक्वल क्यों होगा, OP OR के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। OPR के OR के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि वो एक रेडियस जो होता है, रेडियस सर्कल पे कोई भी रेडियस ले लो वो सारा इक्वल होता है। तो ठीक है मैंने लिख दिया। अब देखो इस फिगर से हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि OQ जो है OQ क्या है, OQ जो है वो OR प्लस RQ है। ये देखो ये जो OQ है वो OR और प्लस RQ, ये दो पार्ट से बना हुआ है OQ टोटल, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और, OQ जो है वो OR के बराबर कब हो रहा है, जब हम उसमें RQ को जोड़ रहे हैं। क्या बोला मैंने, OQ को OR के बराबर कब किया जा पा रहा है, जब उसमें हम RQ जोड़ दे रहे हैं। इससे हम ये कह सकते हैं OQ जो है वो OR से तो बड़ा है, ठीक है ना। OQ को लिखेंगे ग्रेटर देन OR, ठीक है। यहां तक मैंने सही लिखा। अब देखो OR की जगह मैं OP लिख सकता हूं क्योंकि OR OP बराबर है, क्योंकि दोनों सर्कल का सेम रेडियस है, ठीक है ना। तो OQ जो है वो OP के मतलब बड़ा हो गया, OQ OP से बड़ा हो गया। अब देखो एक चीज़ देखो, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। अब देखो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, OP शॉर्टेस्ट OP शॉर्टर देन OQ। देखो मैंने सेम ही चीज़ लिख दिया है, लेकिन मैं जब इस लाइन को पढ़ता तो मैं ये पढ़ता OQ ग्रेटर देन OP। मैं ये नहीं पढ़ूंगा इस लाइन को कि OP शॉर्टर है OQ के। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है OP जो है वो शॉर्टर है, इसीलिए मैंने इसको बस खाली रोटेट करके ये लिख दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, OP शॉर्टर देन OQ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब इस लाइन को लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं OP इज, यहाँ पे क्लियरली लिख दो, क्लियरली OP इज शॉर्टर देन एनी लाइन सेगमेंट
एनी अदर लाइन सेगमेंट, एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि OP जो है वो सॉर्टर होगा एनी अदर लाइन ज्वाइनिंग ओ टू पॉइंट ऑफ ए बी, एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है ना, मैंने लिख दिया कि O को जब हम ज्वाइन करेंगे ए बी लाइन के किसी और पॉइंट से, उसमें OP जो होगा, ये OP जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हेंस OP परपेंडिकुलर ए बी प्रूफ्ड। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल था और हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया। हमने क्या माना, हमने पहले एक सर्कल से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने OP को बताया कि OP को इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि OP जो होगा शॉर्टेस्ट होगा AB से, क्योंकि हमको ये पता है कि किसी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पे अगर हमको उसकी डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमको क्या करना होगा, उस पर सबसे शॉर्टेस्ट लाइन अगर खींच देंगे, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन खींचते ही हमको पता चल जाएगा कि भैया ये परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा, हमने कोई पॉइंट ले लिया, P के अलावा कोई पॉइंट ले लिया AB पर, फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया, फिर हमने देखा कि वो सर्कमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पे कट करते हुए उस पर मिल रहा है, तो हमने क्या लिखा, OP इक्वल टू OR, क्योंकि सेम रेडियस हो गया। फिर हमने OQ को क्या लिखा, OQ को हमने लिखा कि ये तो दो पार्ट में भाई OR है और RQ है। फिर मैंने क्या लिखा कि OR और OQ जो है बराबर OR के कब हो रहा है, जब हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं तब बराबर हो रहा है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि OQ जो है वो बड़ा तो है, OR से तो बड़ा है। अब OR से अगर बड़ा है तो OR की जगह मैं OP भी लिख सकता हूँ, क्योंकि रेडियस भाई रेडियस तो सेम ही होता है। तो मैंने OQ को बड़ा लिख दिया OP के। ठीक है, लेकिन हम उस लाइन को क्या पढ़ेंगे, हम यही तो पढ़ेंगे कि OQ जो है वो OP से बड़ा है। हम ये नहीं पढ़ सकते कि OP जो है छोटा है OQ को, इसीलिए मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया। रिवर्स करके लिखते ही हमको क्या मिल गया, OP जो है वो शॉर्टर है OQ से। अब जब OP शॉर्टर हो गया OQ से, तो हमको यहाँ से दिख गया कि हम कोई भी लाइन खींचेंगे O से AB पर P पॉइंट के अलावा, तो वो हमेशा OP जो होगा वही सबसे छोटा होगा। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया, OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइन O टू एनी पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, हेंस OP जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया OB के। ठीक, ये आपका थ्योरम 1 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या देखना है हमको, नेक्स्ट देखते हैं। अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। अच्छा ठीक है, तो मैं एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। मैंने एक रेडियस ले लिया, वो रेडियस मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मैंने ये रेडियस लिया। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, रेडियस के एंड पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एंड पॉइंट हो गया। अब इस रेडियस के जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इस रेडियस के मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बोल रहा है ये जो लाइन बनेगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखो मैंने रेडियस यहाँ लिया है, ये रेडियस आपका इधर भी हो सकता था, यहाँ पे भी अगर मैं इस रेडियस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन खींचता तो वो भी टेंजेंट कहलाएगा। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। या फिर इधर भी लूँ और इसके परपेंडिकुलर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन खींचता हूँ तो वो जो है वो टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर से एक बार थ्योरम को पढ़ो। अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस, मतलब एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, इसके परपेंडिकुलर भी खींचेंगे। अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, इस रेडियस के एंड पॉइंट पे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया तो वो देखो दो पॉइंट पे कट कर देगा, तो ये टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है ना, लेकिन क्या बोल रहा है, इसके परपेंडिकुलर लो, तो परपेंडिकुलर मैंने ले लिया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो होगा ये इसका टेंजेंट कहलाएगा। अब देखो इस टेंजेंट को प्रूफ करने के लिए हमको देखो क्या करना है, हमको ये कहना है
कि इसके अलावा जब हम कोई भी पॉइंट लेते हैं इस लाइन ए बी पे, तो हमको ये प्रूफ करना है कि वो लाइन जो है वो इसके रेडियस से बड़ा होगा। अब जैसे ये रेडियस का एंड पॉइंट है, तो जैसे ये ओ है, ये पी है, तो पी जो है रेडियस का एंड पॉइंट ही तो है। इसमें लिखा है ना कि एंड पॉइंट से जब हम कोई लाइन खींचते हैं, तो इसके अलावा हम इस ए बी लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमको ये प्रूफ करना है कि वो रेडियस से बड़ा होगा। और अगर रेडियस से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि वो सरकमफ्रेंस को टच नहीं करेगा, और अगर सरकमफ्रेंस को टच ही नहीं करेगा तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। देखो पिछले वाले थ्योरम में हमको क्या करना था, हमको शॉर्टेस्ट प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे ओ क्यू ग्रेटर जो आ रहा था ओपी के, हमने क्या किया, हमने शॉर्टेस्ट प्रूफ करना था, इसलिए हमने ओपी शॉर्टर देन ओ क्यू किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर दिया है इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया है कि परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमने ये कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर दिया है तो हम ये मानेंगे ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट है ओ क्यू से। यहाँ पे ओ क्यू अगर मैं मान लेता हूँ, ओ क्यू से हम शॉर्टेस्ट मान लेंगे। ठीक है। जब शॉर्टेस्ट मान लेंगे तो हमको देखो यहाँ पे ओ क्यू को हमको बड़ा प्रूफ करना है, ओ क्यू को हमको बड़ा प्रूफ करना है, इसलिए हम इसी को उल्टा करके लिखेंगे। ओ क्यू को हम लिखेंगे ग्रेटर देन ओ पी। अब जब ओ पी जो है वो रेडियस है, ओ पी जो है रेडियस है, तो हम और रेडियस से बड़ा कोई भी लाइन होगा, ओ क्यू जो है रेडियस से बड़ा हो गया तो कोई भी लाइन होगा तो वो सरकमफ्रेंस के बाहर चला जाएगा। तो हम ये लिखेंगे सरकमफ्रेंस के बाहर चला जा रहा है, तो वो कोई भी लाइन उस पॉइंट से जब गुजरेगा तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो सरकमफ्रेंस पे होना ही चाहिए। और जो है ओ क्यू बड़ा हो जा रहा है रेडियस से, मतलब वो सरकमफ्रेंस से बाहर ही हो जा रहा है। ठीक है ना। अब इसी को हमको सिर्फ लैंग्वेज में लिख लेना है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये हमको लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम पहले छोटा मानेंगे, फिर यहाँ पे हम बड़ा लिखेंगे। पिछले में क्या था, हमको शॉर्टेस्ट प्रूफ करना था, इसलिए हम बड़ा आ रहा था तो हम इसको छोटा लिख देते। मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है, राम जो है वो श्याम से बड़ा है। लेकिन हमको उसी को दूसरे तरीके से कहना है कि श्याम जो है वो छोटा है राम से। वो इस वाले थ्योरम 1 में था, लेकिन हमको थ्योरम 2 में क्या करना है, थ्योरम में ये दिया रहेगा, थ्योरम 2 में ये हमको प्रूव करना है कि श्याम जो है वो राम से छोटा है। श्याम को मैं बता रहा हूँ कि वो छोटा है, लेकिन हमको उसी को लैंग्वेज चेंज कर देना, हमको ये लिखना है कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है। ठीक है ना। तो थ्योरम 2 में हमको ये करना है। ठीक है। अब देखो जो जो करना है बस उसको लिखते चले जाओ। इसका सेंटर ओ मान लोगे, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी मान लोगे, इस टेंजेंट को ए बी मान लोगे। ठीक है ना। इसमें क्या हमको प्रूव करना है, परपेंडिकुलर टू इट टेंजेंट टू अ सर्कल, इसको परपेंडिकुलर हमको प्रूफ करना है, टेंजेंट प्रूफ करना है, सॉरी टेंजेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है। तो मैं अब इसी तरीके से जैसे जैसे दे रखा है, गिवन जो जो दे रखा है मैं लिखता हूँ, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O and OP is its radius, और क्या दे रखा है, AB is its tangent which is perpendicular ऑन OP पर परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये मैंने लिख लिया, गिवन हो गया। अब मेरे को क्या लिखना है, टू प्रूफ में हमको क्या लिखना है, परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमको बस एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे पीछे हमने ड्रॉ किया था। मैं इसको AB पर कोई पॉइंट Q ले लेता हूँ जो कि सरकमफ्रेंस को R पे कट कर रहा है। टेक अ पॉइंट Q ऑन AB और ज्वाइन OQ which cut at
सरकमफ्रेंस एट आर। ठीक है ना, इतना मैंने लिख लिया कि सरकमफ्रेंस पे आर पे कट कर रहा है। ठीक है, अब प्रूफ लिखो। प्रूफ तो देखो हमको क्या दे रखा है, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है ना, ये गिवन दे रखा है, इसको यहाँ पे लिख दो गिवन। जो जो करते जाओ वो लिखते जाओ, बस आपको यही करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं नंबर इसमें कटता ही नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमने पीछे थ्योरम में जो किया है बस वही लिख देते हैं। एमंग ऑल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O to a point on कौन सी लाइन है, ए बी, OP इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है ना, देखो जब ये परपेंडिकुलर हो गया इस ए बी पर, अब कोई भी लाइन तुम ले लो तो तुम ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये शॉर्टेस्ट होगा। चाहे जो लाइन खींच दोगे, ओ से ए बी पर कोई भी लाइन खींचोगे, ओपी शॉर्टेस्ट होगा क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है ना, और यही चीज हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया। तो उम्मीद है इस लाइन को लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, अब इसी को मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं कि ओपी शॉर्टेस्ट हो गया ओ क्यू से, क्योंकि क्यू पॉइंट मैंने ए बी पर लिया। लेकिन देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कराया था, हमने ग्रेटर था तो उसको शॉर्टेस्ट लिखा था क्योंकि हमको उसके परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना था तो हमने ये मान लिया था कि अगर वो शॉर्टेस्ट होगा डिस्टेंस ओ पॉइंट से ए बी पर तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि ओपी जो है वो टेंजेंट है। तो ओपी अगर टेंजेंट है तो हम अगर ओक्यू को ग्रेटर प्रूफ कर देंगे ओपी से, ओक्यू को अगर हम ग्रेटर प्रूफ कर देंगे, इस OQ का अगर हम OP से ग्रेटर प्रूफ कर देंगे तो जब ग्रेटर हो जाएगा तो इसका मतलब वो सरकमफ्रेंस से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये हमको OP जो है वो रेडियस दे रखा है, रेडियस के एंड पॉइंट से हम लाइन खींचे थे। अब अगर जो OQ है अगर मान लो यहाँ पे रहता, OP से हल्का सा भी बड़ा रहता, तो यहाँ से जब हम 90 डिग्री खींचते तो वो सर्कल के बाहर ही चला जाता। तो जब सर्कल के बाहर चला जाएगा तो वो टेंजेंट थोड़ी ना कहलाएगा। टेंजेंट का तो ये है ना कि वो सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पे टच होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे OP जो है वो शॉर्टर देन OQ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OQ जो है ग्रेटर देन OP। यहाँ पे वही चीज़ हो गया कि श्याम जो है राम से छोटा है, तो इसका मतलब यही होगा ना कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे राम को श्याम से बड़ा लिख दिया। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि OP जो है OP इज रेडियस। ठीक है ना, यहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि OP रेडियस है। अब OP से बड़ा है OQ, इसका मतलब यही है कि Q जो है वो सर्कल से बाहर लाई करेगा। ठीक है, अब यहां से लिख सकते हो 10 एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P, मतलब AB पर कोई भी पॉइंट लो P के अलावा, तो वो क्या होगा, लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, दिस शोज दैट AB मीट्स सर्कल ओनली एट पॉइंट P। ठीक है ना, क्योंकि जो P के अलावा कोई भी पॉइंट रहेगा वो सर्कल के आउटसाइड चला जाएगा। जो सर्कल के आउटसाइड चला जाएगा, इससे हमको ये पता चल गया कि OP जो है वो AB पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P पर मीट करेगा। हेंस AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट P, प्रूव्ड। उम्मीद है ये दोनों थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ना,
तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। और मैंने देखो बार बार पीछे से कंपेयर करके आपको बताया है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्रेटर प्रूफ किया, ग्रेटर इसलिए प्रूफ किया कि ओ क्यू जो है वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। तो जब रेडियस से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब वो सरकमफ्रेंस से बाहर चला गया। अब जब सरकमफ्रेंस से बाहर चला गया तो फिर उस पर हम कोई लाइन परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बाहर जब चला गया। और टेंजेंट की ये खासियत होती है कि उसको सरकमफ्रेंस पे टच करना ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्रेटर इसलिए दिखा रहे थे और वहाँ पे शॉर्टर इसलिए दिखा रहे थे कि वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो ए बी है वो सारी लाइनें जो थी ए बी से बड़ी जा रही थी, ए बी से बड़ी जा रही थी। हमको क्या चाहिए था? हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए था। तो इसलिए हम बड़े को हम छोटे में दिखाएं, मतलब राम को बड़ा न दिखा के हमने क्या दिखाया? श्याम जो है वो छोटा है राम से। तो जब श्याम जो छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया, मतलब वही ओपी जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये आपका थ्योरम 1 थ्योरम 2 हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल मैंने ले लिया, इस पर कोई पॉइंट पी दे रखा है और वहाँ से टेंजेंट बनाना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पी हो गया और ये मैं टेंजेंट बना लिया, ठीक है ना। और इसका रेडियस जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको ये चीज़ पता है कि टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है रेडियस। तो ये मैंने 5 ले लिया और ये 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर, एक सेंटर से लाइन जा रही है, उससे ये टेंजेंट जो है मिलता है कहाँ पे? क्यू पे मिलता है। तो ये भी चीज़ मैंने कर लिया कि चलो ये क्यू पर मिल रहा है और इसको मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है। अब ओ क्यू की वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस 5 हमको पता है, टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल मतलब क्वेश्चन है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब वैल्यू पुट कर दो। पी क्यू की वैल्यू हमको पता ही करना है। पी ओ का 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, और ओ क्यू 13 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 मतलब 144। तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 12, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट टेंजेंट लाइन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे हमको टेंजेंट बनाना है और उसको पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये मैंने एक सर्कल ले लिया और ये मैंने ड्रॉ कर लिया डायमीटर। डायमीटर को नाम मैं दे दे रहा हूँ पी क्यू, ठीक है। अब ये इसी एंड पॉइंट पे पी पे और क्यू पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसको 90 प्रूफ करना है। अब इस टेंजेंट का भी नाम दे दे रहा हूँ मैं ए बी और सी डी, ठीक है। अब देखो 90 प्रूफ करने के लिए देखो हमको क्या करना, अरे पैरेलल हैं ये दोनों टेंजेंट। ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर हम ये, जैसे हमको पता है कि ये 90 बनाता है रेडियस और टेंजेंट आपस में, ठीक है ना। अब देखो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अल्टरनेट में है ये, बल्कि ये अल्टरनेट में है ना। अल्टरनेट में एंगल इक्वल कब होता है? जब दो लाइनें पैरेलल हों। बस हमको सिंपल यही लिख देना है, इसको लैंग्वेज में ही लिखना है। इसमें सर्कल वाले चैप्टर में देखो थ्योरम भी दो जो हम किए हैं इससे पहले, उसमें ज़्यादातर लैंग्वेज थी, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था। वैसे इसमें भी लैंग्वेज है। तो चलो अब जो जो हम किए हैं वो लिख देते हैं। लेट पी क्यू बी अ diameter of a circle and AB and CD be the tangent line drawn to the circle एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है ना। ए बी और सी डी जो टेंजेंट लाइन है कहाँ से ड्रॉ की गई है? पी क्यू पॉइंट से, जो एंड पॉइंट है डायमीटर का, ठीक है ना।
अब देखो, अब यहाँ से हमको ये पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, सिंस टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। अब हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी एंड क्यू पी परपेंडिकुलर सी डी। ठीक, अब देखो, अब हम एंगल लिख देते हैं, अल्टरनेट एंगल हम लिखेंगे, सी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी बी क्यू पी, यहाँ पे बगल में लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक, और साथ ही साथ अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल, सॉरी पी क्यू ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ पे लिख दो एंगल सी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी क्यू पी आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना। देखो, बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, एक सर्किल लिया, उस पर एक डायमीटर बनाया। डायमीटर कैसे भी हो सकता है, अगर तुम डायमीटर ऐसे बना रहे हो तो इस तरीके से पैरेलल लाइन ले लो, ठीक है ना। अब ये 90-90 होता है। अब ये 90-90 कब होता है, अल्टरनेट है, ये 90-90 कब होता है, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। सिंपल मैंने लैंग्वेज में लिख दिया वही चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और बाकी जो जो चीज़ें हम की हैं, जैसे पी क्यू पर हमने ए बी लिया है, तो वो सारी चीज़ें देखो आपको लिखना पड़ेगा। चाहे आप गिवन करके लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ है नहीं, प्रूफ क्या करना है वो लिख दो, इस तरीके से कर लो तो भी सही है। इफ़ ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी जो है वो एक कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, विथ सेंटर ओ, इस सेंटर ओ के साथ, ठीक है ना। ए ओ सी इज़ द डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, एंड ए टी इज़ द टेंजेंट, ए टी एक टेंजेंट हो गया। प्रूव दैट बी ए टी, मतलब ये एंगल बी ए टी, इसको प्रूफ करना है ए सी बी के, ठीक है। देखो, इसमें देखो बहुत सिंपल है, आप बस ध्यान से देखते जाओ। इस एंगल को मैं मानता हूँ थीटा, क्योंकि हमको इसको, अगर मैं इसको भी थीटा प्रूफ कर दूँ तो मतलब ये इक्वल हो गया, ठीक है ना। इसको मैंने माना थीटा। अब देखो, हमको पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो, डायमीटर से अगर हम सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनाते हैं तो हमेशा 90 बनता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायमीटर अगर है, यहाँ से मैंने ये एंगल ड्रॉ कर दिया और ये सरकमफ्रेंस पे टच भी हो रहा है, तो ये आपका 90 होता है। ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। अगर देखो ये 90 हो गया तो बाकी दोनों जो ट्रायंगल में एंगल बच गया है, इसका सम भी तो 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 90 हो गया, तो बाकी दोनों बचेगा 90, तभी तो 180 होगा। तो ये आपका 90 बचा। तो ये 90 में से अगर हम ये 90 माइनस थीटा माइनस कर दें, 90 माइनस थीटा माइनस कर दें, तो हमारा एंगल सी आ जाएगा। तो 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये 90 कट जाएगा। ये आपका एंगल सी जो बचेगा वो केवल थीटा बच जाएगा, और ये भी थीटा हो गया, और ये आपका थीटा, ये हमने लेट ही किया था बी ए टी थीटा, तो दोनों इक्वल होगा, और यही हमको प्रूफ करना है। तो अब जो जो मैं बोला हूँ बस उसी को लिखते चलेंगे, ठीक है। AB is a chord of circle with center O, ठीक। AOC is a diameter, AT is the tangent at A, ठीक है। इतना आपने गिवन में लिख दिया। अब आपको टू प्रूव एंगल बी ए टी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है।
अब आप प्रूफ करो। प्रूफ में सबसे पहले आप क्या मान लो, लेट एंगल BAT इक्वल टू थीटा। इसको मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या लिखना है, एंगल OAT इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। तो एंगल OAB क्या हो गया, एंगल AOB हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अब देखो, अब एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये क्यों होता है, डायमीटर मेक 90 डिग्री एट सरकमफ्रेंस, ठीक। अब ABC अगर 90 हो गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। ABC की वैल्यू 90 हो गई, और BCA हमको निकालना है, एंगल BCA निकालना है हमको, प्लस CAB आपका हो गया, CAB हो गया आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इसको लो 180 डिग्री। फ्रॉम 1 लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम 1, क्योंकि CAB की वैल्यू 90 माइनस OAB जो है वो CAB इसको लिख सकते हो, OAB को। यहाँ पे OAB को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एंगल CAB भी लिख दे रहा हूँ, CAB, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आपका BCA जो है वो आपका आ जाएगा 180 में से 90 गया, 90 माइनस थीटा, तो यह आपका हो गया 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 कैंसिल हो गया, थीटा आ गया। अब देखो, ये भी थीटा हो गया, वो भी थीटा हो गया। अब इसको देखो, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना। अब देखो, फ्रॉम 1 एंड 3 एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAT प्रूव्ड, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। पहले तो आपको समझना है कि फिगर बनाना कैसे है, फिगर बना लो, उसके बाद जो जो वैल्यूज़ दी हैं उसको पुट कर लो, और उसके बाद फिर आप प्रूफ करो जो भी करना है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं। इन फिगर द टेंजेंट एट अ पॉइंट C ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट P। अच्छा, मतलब इसमें देखो सिंपल कर रखा है कि ये जो टेंजेंट है और ये जो डायमीटर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट P पर मिल रहा है, ठीक है। अब PCA इक्वल टू 110 दे रखा है, ये एंगल 110 दे रखा है, और हमको CBA निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है CBA। अच्छा ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, उसके बाद फिर आगे करते हैं। देखो, ये आपको टोटल 110 दे रखा है, ठीक। ये जब 110 दे रखा है, आपको ये पता है कि ये 90 होगा, क्योंकि ये एक डायमीटर से जब हम सरकमफ्रेंस में मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 हो गया, मतलब आपका ये BCP क्या बचा, BCP आपका बचा 20 डिग्री, ठीक है। इतना लिख के मैं बाकी चीज़ें रफ कर देता हूँ। ये आपका BCP जो है ये आपका हो गया 20। अब ये जब 20 हो गया, आपको एक चीज़ और पता है कि रेडियस, ये रेडियस और ये टेंजेंट ये आपका कितना एंगल बनाते हैं, 90 बनाते हैं। तो जब ये 90 टोटल बनाते हैं इतना दूर, और ये आपका 20 हो गया, मतलब ये आपका कितना होगा, ये आपका हो गया 70,
70 डिग्री। ठीक है, अब इसको भी मैं पूरा रफ कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ कि मैंने 70 क्या निकाला। ये निकाला मैंने BCO, ये आपका 70 आ गया। अब जब ये 70 आ गया तो मुझे पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल साइड का वो भी इक्वल होता है। तो ये अगर 70 है तो हमारा ये एंगल भी हमारा 70 हो जाएगा, और यही हमको निकालना है। ठीक है, अब जो जो किया हूँ वो मैं लिखता चलता हूँ। ठीक है ना, अब आप बस ध्यान से लिखते जाओ। एंगल ACP इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये आपको गिवन दे रखा है। अब देखो, एंगल इन ट्रायंगल ABC में हम देखते हैं एंगल BCA 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? डायमीटर मेक्स एंगल 90 एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ACP को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ACB प्लस एंगल BCP, ये लिख सकते हैं। और ये हमको कितना दे रखा है? 110 डिग्री दे रखा है। अब हमको यहाँ पे क्या पता है? ACB हमको पता है कि 90 होगा, तो इसको मैंने 90 लिख दिया। एंगल BCP इक्वल टू 110। अब एंगल BCP हमारा क्या आ गया? 110 माइनस 90 यानी कि 20 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन मांग लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम OCP ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल OCP, अब OCP में क्या है? हमको ये पता है कि एंगल OCP इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो, जो जो मैं आपको अभी बताया हूँ ना, बस मैं वही करता जा रहा हूँ। अब OCP जो है आपका 90 हो गया। अब OCP को हम क्या लिख सकते हैं? OCP को हम लिख सकते हैं एंगल OCB प्लस एंगल BCP। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब BCP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फ्रॉम 1, तो एंगल OCB प्लस BCP 20 हो गया, इक्वल टू 90 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे आपका OCB जो है वो आपका आ गया 70 डिग्री। अब इसी में देखो, आगे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल OCB में हमको क्या देखना है? एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 70 डिग्री। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ से मैंने लिख दिया। अब इसी को मैंने केवल CBA इक्वल टू 70 डिग्री लिख दे रहा हूँ। अप्रूव्ड। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा? OBC को ये एंगल जो है OBC, इसी को मैंने ABC लिख दिया है, और यही हमसे पूछा था। ठीक है ना, बस आपको इतना करना है। प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि जब हम कोई सर्कल के पैरेलल में दो टेंजेंट बनाते हैं, एक सर्कल लिया मैंने और इसके पैरेलल मैंने दो टेंजेंट मैंने आपस में पैरेलल लिए, और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मैं मिलाया, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मैं मिलाया, तो ये कहना चाह रहा है कि ये सेंटर से पास होगा,
सेंटर से पास होगा, ओ से। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। तो गिवन हमको क्या दे रखा है, गिवन हमको दे रखा है एक्स बी वाई एंड पी सी क्यू बी टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। अब देखो, हम जब ओ बी ओ सी को मिला दिए तो सबसे पहले तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब बी ओ सी को हमको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए देखो क्या करना है, पहले तो जब बी ओ सी एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा तो ओ हमारा सेंटर है, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ ये सेंटर से गुजरेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक लाइन पैरेलल मान लेंगे एक्स वाई के, जो कि ओ से गुजरेगा। ठीक है ना, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम मानते हैं इसको ए मान लेता हूँ, ड्रॉ ओ ए पैरेलल एक्स वाई। ठीक है ना, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये 180 डिग्री है, इसको 180 अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कि ये मतलब स्ट्रेट लाइन है और ये ओ से गुजर रहा है तो ये सेंटर से गुजर जाएगा। बस ठीक है, इतना ही हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ में लिखते हैं, देखो जब ओ ए को एक्स वाई से पैरेलल हम खींच दिए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बी पैरेलल ए ओ, एक्स बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 कैसे होगा, दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो इंटरनल एंगल का सम होता है एडजेसेंट इंटरनल एंगल, इसका सम 180 होता है। यहाँ पे लिख दो सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है एक्स बी ओ जो है, एक्स बी ओ ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये आपस में 90 डिग्री बनाता है, तो इसको 90 लिखो, 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाले में हो गया एक्स बी ओ ए में, अब इसी तरीके से हम नीचे ए ओ सी पी में भी हम लिख सकते हैं कि ए ओ सी जो है ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हेंस बी ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओ, और यही हमको प्रूफ करना है। अब इसके बाद आप 10 करके पूरा ऊपर वाला लिख सकते हो लाइन, 10 the line segment joining the point of contact of two parallel tangent passes through center। ये जो प्रूफ में लिखा है ना, मैंने बस वही लिख दे रहा हूँ, बस हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ए बी इज अ डायमीटर एंड ए सी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल मैं बनाता हूँ पहले, ये एक सर्कल हो गया,
अब इस पे क्या है, ए बी एक डायमीटर है, तो ये मैंने एक ए बी डायमीटर बना लिया और ए बी को मैंने प्रोड्यूस भी करा दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है ए बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ लिखा हुआ है ए बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एक डायमीटर हो गया। अब ए सी एक कॉर्ड हो गया, तो मतलब इस ए पॉइंट से ही एक कॉर्ड में बना दिया ए सी, ये ए सी एक कॉर्ड हो गया। अब क्या बोल रहा है, सच दैट बी ए सी इक्वल टू 30 दे रखा है। द टेंजेंट एट सी, एक सी पर टेंजेंट है जो कि ए बी प्रोड्यूस से मिल रहा है पॉइंट डी पे। तो ठीक है, मैं सी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाता हूँ। ये सी पॉइंट पे देखो एक टेंजेंट चला गया जो कि ए बी प्रोड्यूस पे डी पे मिल रहा है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू बी डी। हमको ये बी सी जो है, ये बी सी जो है, ये हमको बी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये कैसे होगा आप देखो, पहले देखो हमको करना कैसे है। ये इसका सेंटर देखो ओ है, गिवन है। अब देखो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ सी को। इसको जब हमने ज्वाइन किया तो हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है और अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। जब ये 30 हो गया तो हमको ये पता है कि ये डायमीटर जो है ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे। तो ये हमारा 30 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 60 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ 60। ये जब 60 हो गया तो हमारा बी भी 60 हो जाएगा। ये क्यों 60 हो जाएगा, ये फिर अपोजिट एंगल हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, तो ये अपोजिट एंगल 60 हो गया। ठीक है, अब अगर ये जब 60 हो गया तो हमको एक चीज़ और दिख रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये 90 होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है। तो ये अगर 60 हो गया तो ये 30 हो गया, ये हमारा 30 हो गया। और एक चीज़ हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ये 60 है और ये भी हमारा 60 है। तो देखो जैसे ये ट्रायंगल लेता हूँ मैं, बी सी डी, बी सी डी, तो हमको पता है ये एंगल सी और एंगल डी, इसका जो सम होता है वो एंगल सी बी ओ के बराबर होता है। ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है अंदर के दो इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो ये हमारा 30 हो गया, तो ये भी 30 हो जाएगा। जब ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, इसका मतलब इसके सामने के साइड भी इक्वल होगी। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो चलो अब देखते हैं। अब जो मैं बताया बस उसको लिखते जाएंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसको भी रफ कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ फिगर। एक सर्कल हो गया, ए बी एक टेंजेंट हो गया, ए बी एक कॉर्ड हो गई, सॉरी डायमीटर हो गया, ए सी एक हमारा कॉर्ड हो गया। इस सी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये सेंटर इसका ओ गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और हमने बी सी को ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट डी हो गया और ये 30 दे रखा है। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी, मैं देखो इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप इसको और अच्छे से डिटेल में लिख लेना। ठीक है ना, ए ओ सी एंगल ए सी ओ, ए सी ओ 30 हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा, एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि दोनों रेडियस रेडियस है तो उसके सामने का सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 30 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन ट्रायंगल ए सी बी, ए बी इज डायमीटर, देयरफॉर इसलिए एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दो डायमीटर मेक एंगल 90 एट सरकमफ्रेंस।
ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखो ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको ए सी ओ का वैल्यू पता है 30 है, तो 30 डिग्री प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी में देखते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे फिर लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ओ सी डी एंगल ओ सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ सी डी 90 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी डी को हम लिख सकते हैं ओ सी बी प्लस बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ सी बी हमको पता है, ओ सी बी 60 है, प्लस बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमारा क्या आ गया, 90 माइनस 60 30 डिग्री। अब ये देखो यहाँ पे हमारा ये एंगल बी सी डी जो है ये हमारा 30 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब हम सी डी बी को अगर 30 किसी तरीके से निकाल लेते हैं तो हम ये मान लेंगे कि बी सी और बी डी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लाइन खींचता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाउ एंगल ओ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी। यहाँ पे लिख दो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिए। तो ओ बी सी की वैल्यू हमको क्या पता है, ओ बी सी की वैल्यू 60 है और बी डी सी हमको निकालना है, और प्लस बी सी डी जो है हमारा 30 आ गया है। तो यहाँ से आ गया एंगल बी डी सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब एक लाइन और लिख दो यहाँ पे इन ट्रायंगल बी डी सी बी डी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे लिख दो इक्वल साइड अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। इतना लिख दो, ये सबसे लास्ट में लिखोगे और यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ्ड द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं। मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक का नाम मैं दे रहा हूँ PQ, एक का मैं दे रहा हूँ PS। ठीक है ना, दो टेंजेंट है। अब हमको क्या करना है, इसको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर मैं O मान लेता हूँ। अब O से मैं Q को मिला देता हूँ और O को मैं S से मिला देता हूँ। अब देखो टेंजेंट और रेडियस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये आपका 90 हो गया। और एक चीज़, ये PO दोनों में कॉमन भी हो गया।
ठीक है ना। मैं अगर ये कंस्ट्रक्शन करता हूँ पी ओ, तो पी ओ दोनों में कॉमन भी हो गया, और ओ क्यू जो है वो ओ एस के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होगा, पी ओ क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? पी ओ एस के। ठीक है ना, पी ओ क्यू पी ओ एस के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब देखो, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्रायंगल की सारी चीज़ें इस ट्रायंगल के सारी चीज़ों के इक्वल होगा। तो ये पी क्यू पहला और तीसरा अगर पी क्यू में ले रहा हूँ तो ये पी एस के इक्वल हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वल है। अब देखो, इसी को मैं अब सही से करता हूँ। ये तो मैं आपको समझा दिया कि कैसे इसको प्रूफ करना है। अब जो जो हम करेंगे वो हम लिखते जाएंगे। एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, तो लिख लो, इसको गिवन में लिखो। अ सर्कल विथ सेंटर AP and AQ are two tangent from external point A। ठीक है, ये हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AP इक्वल टू AQ, ये हमको प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन में रहेगा ज्वाइन OP OQ एंड AO। ज्वाइन करो OP OQ और AO। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अब प्रूफ लिखो। प्रूफ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ। ठीक है, PO इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, PO OQ के इक्वल हो गया। अब क्या लिखोगे? एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQA। ये क्यों हो गया? क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों 90-90 हो गया। दो चीज प्रूफ हो गई। अब तीसरा क्या होगा? AO इक्वल टू OA। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तब क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOQ के बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड RHS से। ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं AP इक्वल टू AQ। और यही हमको प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। वही जो चीज़ हमने पीछे किया वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि एक सर्कल हमने बना लिया और उस पर दो टेंजेंट हमने डाल दिया। ठीक है ना, इसको हमने A पीछे माना था और इसको शायद PQ, तो PQ माना था और ये O पे हमने इसको मिलाया था इस तरीके से, और हमने इसको भी ज्वाइन किया था। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है? दे सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि ये एंगल इस एंगल के हमको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट। अच्छा, दो चीज़ लिखा है, एक ही चीज़ लिखा है, मतलब दो बार एक ही चीज़ लिखा हुआ है। दैट इज के बाद जो लिखा है वो अलग चीज़ लिखा है,
और ये अलग चीज़ लिखा है, मतलब अलग लिखा है लेकिन दोनों सेम ही चीज़ लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। तो देखो पीछे हमने यही ट्रायंगल बनाया था और यही चीज़ हमने किया था और हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था हमने, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद क्या हो गया था? AP जो है वो AQ के इक्वल हो गया था। AP AQ के इक्वल हो गया था। तो देखो जब कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल की सारी चीज़ें जो है वो आपके इस ट्रायंगल की सारी चीज़ों के इक्वल होगा। तो अगर ये साइड इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल हो जाएगा और ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये हमने पीछे प्रूफ किया ही था। तो आपको सेम चीज़ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपको डायरेक्ट लिख देना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। जो हमने साइड लिखा था AP AQ, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि एंगल PAO एंगल QAO मतलब बराबर होगा। और फिर आपको यही चीज़ सेकंड वाले में लिखना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसको मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके डायरेक्ट वही एंगल लिख देना है। इन फिगर इफ AB इक्वल टू AC, AB आपका दे रखा है AC के इक्वल दे रखा है और BE EC के बराबर दे रखा है। BE को EC के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, BE को EC के बराबर प्रूफ करना है। ओके, अब एक चीज़ जान लो, हम अभी क्या पढ़े हैं पीछे कि जब एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है वो इक्वल होता है। तो देखो AD AF के इक्वल हो गया। इसी तरीके से इसी सर्कल पे B पॉइंट से BD और BE इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से C पॉइंट से CF और EC इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, बाद में प्रूफ करेंगे, पहले एक बार लिख देता हूँ। AD AF के इक्वल हो गया, BD जो है वो आपका BE के इक्वल हो गया और CF जो हो गया आपका CE के इक्वल हो गया। ठीक है, AB AF और BD BE और CF CE के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो AB हमको AC के बराबर दे रखा है। AB हमको AC के बराबर देखा है। अब AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम AD प्लस DB लिख सकते हैं और AC को हम क्या लिख सकते हैं? AF प्लस FC लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हम इसमें कुछ पुट कर पा रहे हैं? AD की जगह हम AF पुट कर दें। अगर हम AD की जगह AF पुट कर दे रहे हैं, AF प्लस DB इक्वल टू AF प्लस FC। अब देखो यहाँ से AF कट गया तो DB इक्वल टू आपका FC हो गया। DB जो हो गया वो आपका FC हो गया। अब DB FC के इक्वल हो गया तो DB को हम क्या लिख सकते हैं? हम B लिख सकते हैं। DB को हम B लिख सकते हैं और FC को हम C लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम पुट कर दे रहे हैं, DB की जगह हम BE लिख दे रहे हैं और CF की जगह हम CE लिख दे रहे हैं और यही हमको प्रूफ करना है, B इक्वल टू C। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल था। इसको मैं करा दूं कि आप कर लोगे? चलो अच्छा मैं करा दे रहा हूँ, आप बस देखो कैसे करना है। बता दिया मैं आपको, बस एक बार केवल लिखना है आपको। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। Since tangent from exterior point to a circle are equal in length। ठीक है ना, ये लिखेंगे। तो अब AD इक्वल टू आपका क्या होगा? AF। BD इक्वल टू क्या हो गया आपका? BE और CE इक्वल टू क्या हो गया आपका? CF। अब यहाँ पे साथ ही साथ लिखते चलोगे टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम B, टेंजेंट फ्रॉम C। ये आप लिखोगे अलग अलग से। ठीक है ना, अब इसको इक्वेशन 1 2 3 डाल दो।
अब देखो आपको गिवन क्या दे रखा है, नाउ ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो अब ये गिवन आपको है। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है, अब फ्रॉम ए डी की जगह मैं ए एफ रखूंगा, फ्रॉम 1 ए एफ प्लस डी बी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ए एफ से ए एफ चला जाएगा, डी बी इक्वल टू आपका आ जाएगा एफ सी, डी बी आपके एफ सी के बराबर आ गया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी बी एंड एफ सी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो पुट करोगे तो डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी, और एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी ई, सी या ई सी कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे क्या करना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़रा सा भी मतलब टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं रहेगी। एक्स पी और एक्स क्यू दो टेंजेंट दे रखा है। देखो जब टेंजेंट दे रखा है तो इसका मतलब ये एक्स पी जो होगा वो एक्स पी जो होगा वो एक्स क्यू के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम कोई टेंजेंट बनाते हैं तो वो सारे टेंजेंट इक्वल होते हैं, और एक एक्सटर्नल अगर पॉइंट है तो उससे सिर्फ दो ही टेंजेंट, किसी एक सर्कल पे दो ही टेंजेंट बन सकता है। ठीक है ना, तो एक्स पी एक्स क्यू इक्वल होगा। अब एक्स पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पी की जगह हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी इक्वल टू एक्स क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बी प्लस बी क्यू, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो ए पी जो है और बी क्यू जो है, ए पी और बी क्यू, अब उसी सर्कल पे ए पॉइंट से देखो दो टेंजेंट बन रहा है, एक ए पी बन रहा है एक ए आर, तो ए पी ए आर के इक्वल होगा, तो ए पी की जगह हम ए आर रख देंगे, एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी। अब बी पॉइंट से देखो दो टेंजेंट बन रहा है, बी आर और बी क्यू दो टेंजेंट बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो बी क्यू की जगह मैं बी आर रख दे रहा हूँ। अब देखो यही आपको प्रूफ करना था। अब इससे ज़्यादा सिंपल आपसे क्या ही पूछेगा बताओ। अब इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि एक सर्कल है, ठीक, ये सर्कल हो गया। अब इस पॉइंट से एक सर्कल हो गया, इस पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक ये एक्स पी और एक्स क्यू, ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैंने लिख दिया एक्स पी एक्स क्यू इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, अब मैंने इस एक्स पी को क्या लिख दिया, यहाँ से देखो यहाँ पे एक लाइन बना था, यहाँ पे एक लाइन बना हुआ था इस तरीके से, ये भी टेंजेंट है, इसका नाम था ए और इसका नाम था बी। मैंने एक्स पी को क्या लिख दिया, मैंने एक्स पी को, ये जो यहाँ टच हो रहा था एक्स पी को मैंने लिखा एक्स ए और ए पी, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा एक्स ए ए पी। इसी तरह मैंने इस टेंजेंट को क्या लिख दिया, मैंने लिखा एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी बी क्यू लिख दिया। अब देखो, अब इस पॉइंट से भी तो ये दो टेंजेंट बन रहा है, मैं इसको मान लो रफ कर दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये चीज़, अब देखो ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इससे भी तो दो टेंजेंट बन रहा है ए पी और ए आर। अब इसको मैंने ए पी की जगह, अब ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनेगा वो इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ ए पी की जगह डायरेक्ट ए आर रख दिया, और इसी तरीके से ये बी क्यू वाला जो था, बी क्यू, ये वाला लाइन बी क्यू, ये बी आर के इक्वल था, तो मैंने बी क्यू की जगह बी आर रख दिया, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। ये देखो तुरंत आ गया। ठीक है, दो बार समझा दिया। टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट सी, दो सर्कल एक दूसरे को सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये आपका सी पॉइंट है, टच कर रहे हैं। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी क्यू। अच्छा,
इसमें ये कह रहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को सी पर टच कर रहे हैं, तो ये मैंने दो सर्कल बना दिया जो कि सी पर टच कर रहे हैं। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, जो ये कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल पे जो सी पर है, ठीक है ना, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो ये जो पी एंड क्यू पे जो टेंजेंट है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है, पी आर जो है वो आर क्यू के इक्वल है। अब देखो ये इक्वल है कैसे है, अब ये देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये सर्कल लिया, ये सर्कल लिया, अब इस सर्कल पे आर पॉइंट से देखो मुझे क्या दिख रहा है, आर पॉइंट से आर पी दो टेंजेंट जा रहा है, एक आर पी और एक आर सी। अब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट हो वो इक्वल होंगे, तो आर पी जो गया आर सी के इक्वल हो गया। अब इसी तरीके से मैं इस सर्कल को देखता हूँ, अगर इस सर्कल को देखता हूँ तो मेरे को क्या दिखा, आर क्यू जो है वो आर सी के इक्वल होगा, क्योंकि आर एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। अब मुझे क्या दिखा, ये जो पी आर है ये आर सी के इक्वल है और ये आर क्यू जो है वो भी आर सी के इक्वल है। तो आर सी के इक्वल जब दोनों हो गया तो पी आर जो है वो आर क्यू के भी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है। बस इतना करना है। इसमें लिखो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। वी नो दैट, जैसे पीछे हम लोग लिखे थे, वी नो दैट द टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal, ठीक। अब देखो मैंने क्या लिखा, आर पी इक्वल टू आर सी, टेंजेंट फ्रॉम आर, टेंजेंट फ्रॉम आर, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और इसमें साथ ही साथ लिख दो टेंजेंट फ्रॉम आर ऑन सर्कल विद सेंटर ए, ऑन सर्कल विद सेंटर ए, सेंटर ए, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या लिखोगे, आर सी इक्वल टू आर क्यू, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम आर ऑन सर्कल विद सेंटर बी, ठीक है ना, यहाँ पे ए था यहाँ पे बी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो यहाँ पे आर सी दोनों में है, आर पी इक्वल टू आर क्यू, आर पी आर क्यू के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इम्प्लाइज दैट, मतलब इससे ये निकल के आ रहा है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है ना, बहुत सिंपल था। देखो अब जो बाइसेक्टर वाले जो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट वाले हैं वो क्वेश्चन है तो सारे सिंपल ही है, उसमें बस केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा वो इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे पी आर को आर सी के इक्वल किया, फिर वही चीज़ दूसरे वाले में आर क्यू को आर सी के इक्वल किया, आर सी दोनों में कॉमन था इसलिए पी आर जो है वो आर क्यू के इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये सम और ये सम इक्वल है, मतलब ए बी प्लस डी सी इक्वल होगा ए डी और बी सी के। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तुमको मैं बस बता दे रहा हूँ, तुम कर लेना। तुमको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक टेंजेंट बना है ए से, तो टेंजेंट अगर ए से बना है तो ए पी इक्वल होगा ए एस के, ये आपका इक्वेशन 1। दूसरा बी से लिखो बी पी प्लस बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सॉरी बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब लिखो डी सी पॉइंट से लिखो सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। और फोर्थ इक्वेशन लिखो डी आर इक्वल टू डी एस, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो हमको ए बी प्लस सी डी लिखना हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एल एच एस ले लेते हैं,
LHS लेते हैं AB प्लस CD। अब AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम AB की जगह लिख सकते हैं AP प्लस PB, ठीक है। और CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR, ठीक है। अब देखो AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AS लिख सकते हैं। AP की जगह हम लिख सकते हैं AS, AP की जगह मैंने लिखा AS। PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BQ। CR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CR की जगह हम लिख सकते हैं CQ। और DR की जगह क्या लिख सकते हैं, DS। ये आपका हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। हमने चारों जगह से वैल्यू पुट कर दिया। अब AS और BQ और CQ और DS। अब देखो हम AS के साथ क्या ले ले रहे हैं, हम AS के साथ ले ले रहे हैं SD। मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ लिखा, AS और SD, AS प्लस SD। और BQ को मैंने लिख दिया QC के साथ। तो अब देखो AS SD क्या हो जाएगा, AS SD हो जाएगा हमारा AD प्लस BQ QC क्या हो जाएगा, BC। अब देखो हमने क्या लेके चला था, हम लेके चले थे AB प्लस CD, हमने लेके चला था AB प्लस CD लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा AD प्लस BC राइट हैंड साइड का आ गया। इसको बस केवल अरेंज कर लो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दूंगा, AD की जगह मैं पहले तो मैं BC लिख दे रहा हूँ, और फिर मैं लिख दे रहा हूँ AD को लिख दे रहा हूँ DA। ये आपका राइट हैंड साइड का आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ठीक है, तो पहले एक कॉर्ड बनाते हैं। एक सर्कल हमने ले लिया, उस पर हमने एक कॉर्ड बना दिया AB। अब बोल रहा है इसके एक्सट्रीमिटीज से जो टेंजेंट जाएगा, मान लो ये एक टेंजेंट ये गया और एक टेंजेंट ये गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो अब पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन लेट अ कॉर्ड AB, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ P, एंड टू टेंजेंट्स फ्रॉम A and B meet at point P। ये दो टेंजेंट जो हमने लिया ये P पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल PAB इक्वल होगा एंगल PBA के। ये एंगल हमको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब प्रूफ देखो इसका कैसे करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे जैसे सेंटर O है, सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे इससे P पॉइंट से, ठीक है ना। अब देखो हमको इसमें क्या क्या पता है, हमको ये पता है कि दो टेंजेंट जो होता है वो आपस में ये इक्वल एंगल बनाता है जब हम उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो ये इक्वल एंगल होता है। ये हमने पीछे थ्योरम प्रूफ किया है। और टेंजेंट तो आपस में बराबर होता ही, और ये कॉमन हो गया, तो ये SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SAS से, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमको प्रूफ करना है, बस जो जो बोला हूँ वो लिखते जाओ। ज्वाइन O to P, कट AB एट D, इसको D नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है बस उसको लिखते जाओ, प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल DBP। अब इसमें देखो क्या क्या है, DP इक्वल टू PD कॉमन, एंगल APD इक्वल होगा एंगल BPD के। ये क्यों होगा, टेंजेंट इंक्लाइंड
इक्वली, ठीक है, और ए पी इक्वल टू पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ए पी जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी बी पी के, ठीक है ना। जब ये इक्वल हो गया तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसलिए एंगल डी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी पी के, और यही हमको प्रूफ करना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ठीक है, तो इसको देखते हैं, एक सर्कल हम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट को हम पी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ए और बी पे ये कट कर रहा है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब हम सेंटर से मिलाते हैं, ये सेंटर हो गया आपका ओ, तो ये कह रहा है कि ये एंगल एंगल पी और एंगल ओ, इसका सम जो होगा ये 180 होगा, ठीक है। तो देखो इसको करने का तो देखो सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमको ये पता है कि ये 90 होता है टेंजेंट टेंजेंट, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो आपस में कितना डिग्री एंगल बनाता है, आपस में 360 डिग्री, अंदर टोटल एंगल 360 होता है। अब 360 होता है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इसका मतलब ये 180 इसमें से माइनस कर दो 360 में से, तो ये 180 ही बचा। जब 180 बचा तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि इसको फिर कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूफ करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये 90 हो जाएगा आपका, जब ये 90 हो जाएगा तो ये आपका 90 बचेगा, जब ये 90 बचेगा तो इसका भी सम 180 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ लिख लो, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, नहीं ए ओ बी, ठीक है ना, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो इसमें क्या हो गया, एंगल ओ ए पी और ओ बी पी ये 90 हो गया, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे साथ में लिख दोगे टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। अब एंगल ए पी बी, ये एंगल को 2 की तरह दिख रहा है, इसको फिर से लिखता हूँ, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये 180 आ गया इसका मतलब एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी आर सप्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है ना। जब सम 180 होता है तो सप्लीमेंट्री होता है, जब 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रूव दैट अ chord of larger circle which is tangent to smaller circle is bisected at the center at the point of contact। ठीक है, तो देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब हो गया कि एक ही सेंटर से दो सर्कल बने, एक छोटा सर्कल रहे एक बड़ा सर्कल रहे। जैसे एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। अब देखो दोनों सर्कल का सेंटर ये है ओ। ठीक है, अब बोल रहा है प्रूव दैट द chord ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। मतलब ये स्मॉलर सर्कल पे जो टेंजेंट हो और वही टेंजेंट जो है वो लार्जर सर्कल का chord हो। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे ले लिया। अब देखो ये जो हो गया ये छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, और ये बड़े वाले सर्कल पे कॉर्ड हो गया। देखो ये बड़े वाले सर्कल पे कॉर्ड है क्योंकि बड़े वाले सेंटर से तो गुजर नहीं रहा है कि डायमीटर हो। ये छोटे बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया और छोटा वाला जो सर्कल है इसका ये टेंजेंट हो गया। देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये जहाँ पे पॉइंट को कॉन्टेक्ट में आ रहा है वहाँ से इसको बाइसेक्ट करा है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो इसको प्रूफ करने का तरीका सिंपल सी बात है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पहले। ज्वाइन, इसको ए बी बोलता हूँ, ए बी, और ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ये डी हो गया, और इसको मैं ज्वाइन कर दिया, ये देखो ऐसे ज्वाइन हो गया। अब देखो ये कॉमन हो गया, ओडी, ओडी जो है वो कॉमन हो गया, 90 90 हो गया। ठीक है ना, अब देखो ये रेडियस, ये रेडियस, तो साइड साइड और एंगल, साइड साइड एंगल से ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तब हमको क्या पता चल गया कि ये ए डी जो होगा वो डी बी के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा इसका मतलब ये डी जो है वो मिड पॉइंट हो बाइसेक्ट कर रहा है इसको। बस यही हमको प्रूफ करना है। तो चलो इसको लिखते हैं। गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर सेंटर ओ। ठीक है ना, chord AB of larger circle, chord AB of larger circle is tangent of smaller circle। ठीक, अब देखो टू प्रूव ए डी इक्वल टू डी बी, ये हमको प्रूव करना है। और साथ ही साथ हमको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक, ज्वाइन हो गया। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ। इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ डी बी। ठीक है, ओ डी इक्वल टू डी ओ, क्यों, कॉमन हो गया। एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी, ये क्या हो गया, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। तो ये दोनों 90 90 हो गया। और साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, ओ इज इक्वल टू ओ बी। ऐसा क्यों हो गया, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। अब इससे क्या होगा, ट्रायंगल ओ डी ए
कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ डी बी के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? अब देखो प्रॉपर्टी इससे ऐसे लिखते हैं, लाइन से लिखते हैं ना, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया देयरफॉर, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू डी बी। प्रूफ। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, एक ये हो गया छोटा सर्कल और एक ये हो गया बड़ा सर्कल, ये। ठीक है, अब इसमें एक की रेडियस 5 दे रखी है, एक की 3 दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब वही जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं उसी टाइप से है। ये कॉर्ड हो गया बड़े वाले सर्कल का और टेंजेंट हो गया छोटे सर्कल का। अब देखो दोनों का मैं लिख देता हूँ रेडियस, ये रेडियस आपका 5 हो गया और छोटे वाले का रेडियस जो हो गया वो 3 हो गया। ये इसका रेडियस 3 हो गया। अब देखो ये 90 होता है, हमें पता है। अब जब ये 90 होता है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले एक चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए, हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है। अब ये 5 है, ये 3 है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो गया ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, तो इसका जो कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो सिंपल है, इसको आप लोग कर लेना। मैं इसको बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इसको ए बी डी, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब ओ ए का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस ओ डी मतलब 9 हो गया। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से हो जाएगा 16, ए डी बराबर हो जाएगा आपका 4। अब ए डी अगर 4 हो गया तो ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू 4, तो ए डी प्लस डी बी इक्वल टू 8, और यही हमको निकालना था, ए डी प्लस डी बी। A circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively, और प्रूफ करना है AQ इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम ABC। ठीक है, अब बोल रहा है AB प्रोड्यूस्ड, AC प्रोड्यूस्ड, इन दोनों को साथ ही साथ टच कर रहा है और साथ ही साथ ऊपर इसको भी टच कर रहा है, BC वाले साइड को। तो ये मैंने बना लिया सर्कल, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। इसको समझ लो कि ये तीनों साइड को टच कर रहा है, यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, मैं डायरेक्ट इसको करते चल रहा हूँ साथ ही साथ। देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट से जब इस सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहा है, मतलब दोनों इक्वल होगा। इसको टच कर रहा है क्यू पे और इसको टच कर रहा है आर पे, ठीक है ना। और BC पे कहाँ टच कर रहा है, P पर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, पहले मैं B को लिखता हूँ। ये देखो, इस B पॉइंट से एक टेंजेंट ये गया, एक टेंजेंट ये गया, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ BP इक्वल टू BQ, ठीक है। अब देखो C से, इस C पॉइंट से CP और CR ये भी इक्वल हो जाएगा, इसको भी लिखो CP इक्वल टू CR, ठीक। अब एक लाइन, एक चीज़ और देखो, इस A पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से AQ और AR ये भी दोनों टेंजेंट है, ये भी इक्वल हो जाएगा, इसको लिखो AQ इक्वल टू AR। अब इस AQ AR को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ इक्वल टू AC प्लस CR।
ये लिख दिए। अब देखो ये इक्वेशन अगर 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 से हम इसमें बी की वैल्यू और सी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं। ए बी क्यू को क्या लिख देंगे, बी पी लिख देंगे, और ए सी प्लस सी आर की जगह क्या हम रख देंगे, सी पी। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन हो गया। मतलब हमारा क्या आ गया, अभी तक हमारा ये आ गया कि ये इतना जो है, ये ए बी और बी पी ये इक्वल है ए सी और सी पी के, इतना आ गया। इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब देखो हमको निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल यही होगा। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए बी को तो हम ए बी ही लिखेंगे, लेकिन इस बी सी को हम क्या बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक है, लिख दिए। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी प्लस बी पी ये थर्ड इक्वेशन में है, और यहाँ पे ए बी प्लस बी पी आ गया, और यहाँ पे ए सी और सी पी है, यहाँ पे ए सी और सी पी है, ये भी आ गया। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं एक साथ, ए बी प्लस बी पी एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और पी सी प्लस ए सी एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखो थर्ड इक्वेशन से क्या हम ए बी प्लस बी पी को हम ए सी सी पी के बराबर लिख सकते हैं, इस ए सी सी पी की जगह हम ए बी बी पी लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी पी प्लस ए बी प्लस बी पी, ये मैंने लिख दिया फ्रॉम थ्री। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2ab प्लस बी पी, क्योंकि एक ही चीज़ दो बार लिखा हुआ है, तो इसको मैंने 2ab प्लस बी पी लिख दिया। अब ए बी प्लस बी पी, ये ए बी प्लस बी पी, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए क्यू के बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और हाफ। अब देखो ये 2 जो है इधर चला जाएगा हाफ, तो यहाँ पे हाफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी हो जाएगा। ये 2 अगर इधर नीचे चला गया, तो यहाँ पे साथ साथ हमारा क्या बचेगा, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी बचेगा। और हमको प्रूफ किसके बराबर करना है, ए क्यू के। तो हमको पता है बी पी जो है ये बी क्यू के बराबर है, तो हम इसको फिर ए क्यू पूरा लिख देंगे। ठीक है ना, यही आपको करना है। अब देखो 2ab प्लस बी पी की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, ए बी प्लस बी पी की जगह हम लिख देंगे बी क्यू, और बी पी को बी क्यू की फ्रॉम वन से हमने ये काम किया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, हाफ को इधर कर दे रहा हूँ, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी पी की जगह मैं रख दे रहा हूँ ए क्यू। प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, एक हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन किस तरीके से होगा, जिसमें 6 साइडें इक्वल होंगी, 6 साइड्स का होता है, ए बी सी डी ई एफ। अब क्या बोल रहा है, सर्कमस्क्राइब और सर्कल, मतलब सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब सर्कल जो होगा इसके अंदर होगा। ये हमने बना लिया सर्कल। ठीक है, सर्कल बन गया। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ ये बराबर होगा बी सी ई डी और ए एफ के। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे। अब देखो इसमें सारे पॉइंट्स को हम एक साथ लिख लेंगे कि ए पॉइंट से एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इससे 2 टेंजेंट बन रहा है ना, ये और ये। इसी तरीके से बी से भी 2 टेंजेंट बनेगा, ऐसे ऐसे। अब इस बीच के भी पॉइंट को अगर हम कुछ नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे दो, एफ तक हो गया, तो इसको मैं रख दे रहा हूँ जी एच आई, यहाँ पे मान लो ये जे, ये के और ये एल। अब देखो क्या करेंगे हम, ए जी इक्वल टू ए एल, ये क्वेश्चन 1, और यहाँ पे साथ में लिख दोगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसी तरीके से सब लिख दोगे, ए जी हो गया, अब बी जी प्लस बी एच सेकेंड हो गया। थर्ड क्या लिखोगे, सी एच प्लस सी आई, ये थर्ड हो गया। डी आई प्लस डी जे, ये फोर्थ हो गया। ई जे प्लस ई जे इक्वल टू ई के, सॉरी ये इक्वल इक्वल है, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये इक्वल इक्वल है सब। ई जे इक्वल टू ई के, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन होगा। और एफ एल इक्वल टू एफ के, ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको ये देखो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ को हमको बी सी डी ई एफ ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। एल एच एस क्या दे रखा है, एल एच एस दे रखा है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए जी प्लस जी बी, तो ए जी प्लस जी बी हमने लिख दिया। प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं सी आई प्लस आई डी, सी आई प्लस आई डी। और ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ को हम लिख सकते हैं ई के प्लस एफ के, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए जी जो देखो ए एल के बराबर है, जी बी जो है वो आपका बी एच के बराबर है, प्लस सी आई जो है वो आपका सी एच के बराबर है, आई डी जो है वो आपका डी जे के बराबर है, ई के जो है आपका ई जे के बराबर है, और एफ के जो है वो आपका एफ एल के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो इसमें हम इक्वेट कैसे करेंगे, ए एल के साथ हम क्या ले लें कि ये ए एफ हो जाए, क्योंकि हमको देखो ए एफ के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो हमको ए एफ के इक्वल प्रूफ, तो ए एल के साथ अगर हम एफ एल ले लेते हैं, तो ए एल के साथ हम एफ एल लेते हैं, ये ए एल हो गया, ये आपका एफ एल हो गया। इसको एक साथ लिखते हैं ए एल प्लस एफ एल, इसको एक साथ करो। अब देखो बी एच के साथ हम क्या ले लें, हम बी एच के साथ सी एच ले लेते हैं। इस बी एच के साथ हम ले लेते हैं सी एच, ये सी एच। अब क्या बच गया, डी जे के साथ हमारा बच गया, डी जे के साथ हमारा बच गया ई जे, इसको हमने एक साथ लिख लिया। अब देखो ए एल और एफ एल, ये ए एफ हम लिख देंगे पूरा, इसको मैंने लिख दिया ए एफ, प्लस बी एच और सी एच को हम क्या लिखेंगे, बी एच और सी एच को हम लिख देंगे बी सी, प्लस डी जे और ई जे के हम क्या लिख देंगे डी ई, डी ई। अब देखो क्या हमारा ये राइट साइड में आ गया है, ए एफ है, बिल्कुल ए एफ है, बी सी भी है, बी सी भी है, और डी ई भी है। तो इसको बस मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ये आपका क्या हो गया आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड। तो देखो इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, इस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट बनाया जाता है। टेंजेंट एक पी ए आपका हो गया और एक आपका टेंजेंट पी बी हो गया, ए बी, ठीक है ना। प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, ठीक है। देखो हमको क्या क्या पता है, हमको ये पता है कि पी ए जो होता है वो पी बी के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है, ये हमको पता है। हमको ये भी पता है कि ये एंगल जो होता है ये इसको इक्वली इंक्लाइंड होता है, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल हम पीछे थ्योरम में कॉन्ग्रुएंट किए थे तो हमने थ्योरम में इस एंगल को भी इक्वल कराया था, और जो सेंटर पे एंगल बनता है जो रेडियस के द्वारा बनता है वो भी इक्वल था, ये इक्वल हो गया। और
P और ये जो D है, इसको मैं D पॉइंट मान लेता हूँ, ये PD दोनों में कॉमन है। मतलब ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमको पता है AB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, और ये एंगल जो होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों 90-90 हो जाएगा। जब ये दोनों 90-90 हो गया तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि AD जो है वो DB के इक्वल भी होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको करना है इसमें। लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, PA and PB are two tangents from external point P एंड कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ये गिवन हो गया आपका। कंस्ट्रक्शन में आप करोगे, फिर आप लिखोगे प्रूफ। प्रूफ आपको क्या करना है, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन AB एंड OP। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPD, PD इक्वल टू DP कॉमन, एंगल APD इक्वल टू एंगल BPD, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, और PA इक्वल टू PB, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, PA PB के बराबर हो गया। अब देखो तीन चीज इक्वल हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS से। तो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया BPD के। अब देखो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, देयरफॉर इसलिए AD इक्वल हो जाएगा DB। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना, अब क्या लिखो, एंगल ADP इक्वल हो जाएगा एंगल BDP के, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिखो इक्वेशन 2। अब देखो हमको क्या पता है, ADB इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ ADB इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के होने से क्या हो गया, एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ADB को हम क्या लिख सकते हैं, ADP प्लस एंगल BDP इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ADP और BDP जो है इक्वल है फ्रॉम 2, तो 2 एंगल ADP, क्यों, फ्रॉम 2, तो एंगल ADP आपका हो गया 90 डिग्री। अब इससे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसलिए PD परपेंडिकुलर AB, इसको इक्वेशन लिख दो 3। अब फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या हो गया, हमको ये दिख गया कि AD जो है वो DB के बराबर है, और ये जो है 90 है, ये एंगल 90 भी हो गया। तो फ्रॉम 2 एंड 3 लिख सकते हैं हम OP इज
OP is perpendicular bisector of AB, proved। ठीक है ना। मतलब बहुत सिंपल सारे सवाल हैं, बस उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको भाई करना कैसे है। नेक्स्ट देखते हैं। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to 2OPQ। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये हो गया सर्कल आपका। अब एक पॉइंट एक्सटर्नल लेते हैं T और इससे दो टेंजेंट बनाते हैं। एक ही टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, इसका नाम P हो गया, इसका Q। अब देखो एक सेंटर बना लेते हैं O। इसमें बोल क्या रहा है, PTQ मतलब ये एंगल जो है ये 2 टाइम्स होगा OPQ का। इसको मिला लो, मतलब ये जो एंगल होगा ये 2 टाइम्स होगा इस एंगल का। मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये आपका 2 थीटा होगा। ठीक है, तो चलो फिगर बन गया। अब इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसको हम पहले देखो थीटा मान लेते हैं। अब ये देखो ये OQ जो है, OQ और OP ये दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होता है। मतलब अगर ये थीटा हो गया तो ये भी आपका थीटा हो गया। ठीक है, और देखो ये दोनों जब थीटा हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जो चारों एंगल, इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, 360 होता है। ठीक है, जैसे ये TPO और Q है, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये T, इन चारों का सम होता है 180। लेकिन हमको ये पता है ये P जो है और ये Q जो है ये रेडियस और टेंजेंट ही तो है, तो ये आपस में 90-90 बनाएंगे तो ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। जब इन दोनों का सम 180 हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि O और T का सम भी 180 होगा। ऐसा क्वेश्चन एक हम पीछे कर चुके हैं। तो O और T जब 180 हो गया और इसमें 180 माइनस 2 थीटा इसका है ही, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस 2 थीटा। 180 से 180 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा। इस T की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। तो देखो इसको हमने थीटा माना था, इसको 2 थीटा हो गया। अब इस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा की जगह लिख देंगे OPQ। यही तो है, OPQ ही तो थीटा की वैल्यू है। ये OPQ की वैल्यू थीटा है, तो ये आपका हो गया प्रूफ यहाँ से। अब इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका एक्सटर्नल पॉइंट T, ये आपका 2 टेंजेंट हो गया, ये हो गया आपका P पॉइंट, ये आपका Q पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया। इसको मैंने सेंटर से मिला दिया और ये आपका ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन 2 टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O। चलो सर्कल को लिख दो। ठीक है ना। अब टू प्रूव एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ज्वाइन OP OQ एंड PQ। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब देखो प्रूफ लिखेंगे। पहले लेट कर लेते हैं OPQ इक्वल टू थीटा। हमने OPQ को थीटा मान लिया है, ये आपका थीटा हो गया। अब हमको PTQ को 2 थीटा प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो हमको क्या पता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब सारे इंटरनल एंगल लिख लो, ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया। अब देखो हमको क्यू ओ पी टी और टी क्यू पी इसका हमको पता है, टी क्यू ओ ये एंगल और ये एंगल हमको पता है 90 डिग्री है, तो इसको मैं 90 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 360 माइनस 90। तो ये आपका हो गया 360 माइनस 180। अब इन दोनों का एंगल का सम हो गया 180, पी टी क्यू प्लस क्यू ओ पी, मतलब आपके इस एंगल का और इस एंगल का सम जो हो गया आपका, ये हो गया 180। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू क्योंकि रेडियस है, देयरफॉर इसलिए एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल इक्वल होगा एंगल ओ क्यू पी के। ये इसको इक्वल हो गया, तो मतलब ये दोनों थीटा थीटा हो गए, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू थीटा, ये भी आपका थीटा हो गया। अब देखो, अब इसको आगे करते हैं। एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ओ पी क्यू थीटा है प्लस ओ क्यू पी भी थीटा है और एंगल पी ओ क्यू आपका रह गया। तो एंगल पी ओ क्यू आपका हो गया 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम 1, तो पी टी क्यू को हमको पता है, फ्रॉम वन एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल क्यू ओ पी, और क्यू ओ पी की वैल्यू हमको पता है 180 माइनस 2 थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, 2 थीटा बच गया। तो एंगल पी टी क्यू आपका 2 थीटा हो गया। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 थीटा। तो 2 और थीटा को हम क्या माने हैं, थीटा को माने ओ पी क्यू। यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखो यहाँ पे मान रखा है थीटा इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, और यही हमको प्रूफ करना था। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस पे एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा सा बड़ा मैं बनाता हूँ फिगर। एक सर्कल हो गया, इस पे आपका एक कॉर्ड हो गया, कॉर्ड पी क्यू, और एक सेंटर हो गया ओ, ठीक है ना। अब इस पी और क्यू से टेंजेंट पास हो रहा है, एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया और एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया क्यू से, ठीक है ना। ठीक, और इस पॉइंट का नाम है टी, एक्सटर्नल पॉइंट का नाम जो है टी दे रखा है, टी पे कट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें हमको रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 लिख दिया। कॉर्ड की लेंथ 8 दे रखा है। अब हमको पता है ओ टी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ओ टी को ज्वाइन करने पर हमने थ्योरम में पीछे प्रूफ कर रखा है कि एक तो ये 90 पे प्रूफ मतलब कट करता है, और दूसरी बात ये करता है कि ये कॉर्ड को एकदम डिवाइड करता है।
तो ठीक है, ये कॉर्ड को डिवाइड करता है, इसको मान लेते हैं ये किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे मान लो कट करता है, डी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है हमको। अब हमको पता है पी क्यू जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी क्यू का हाफ क्या होगा, पी डी। तो पी डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 लिखते हैं। अब बाकी इन ट्रायंगल पी डी ओ, पी डी ओ में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, यहाँ पे लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पी ओ की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी डी मतलब 4 का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमको डी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 16 का अंडर रूट, तो ये आ गया 3, 9 आएगा, तो 9 से 3 आ गया, तो डी ओ की वैल्यू हमारी 3 हो गई। अब देखो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा अलग लगता हूँ, D3 दिख रहा है, ठीक है। अब हमको देखना है इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ट्रायंगल ओ पी डी, मतलब हम कौन कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ओ पी डी में ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एक हम देख रहे हैं ओ पी टी में। अब देखो हमको इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमको ये पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट 90 होता है, और इसमें ये 90 पे कट हो रहा है, हमको ये पता है, और ये दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया सिमिलर हो गया। तो बाई सिमिलरिटी हम लिखते हैं, पहले तो सिमिलर इसको प्रूफ करेंगे हम ओ पी टी इक्वल टू ओ डी पी, क्यों इक्वल है, 90 डिग्री, ठीक। अब एंगल पी ओ टी इक्वल टू एंगल पी ओ डी, ये भी इक्वल होगा, क्यों, कॉमन। जब कॉमन हो गया तो देखो सिमिलर लिखेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर लिखने का एक तरीका होता है, पहले मैं कॉमन वाला लिखा हूँ, फिर 90 डिग्री वाला, और फिर जो एंगल बच गया ये बड़े वाले ट्रायंगल का लिख दिया। अब ये सिमिलर होगा, तो सिमिलर का साइन लगाते हैं, सिमिलर होगा ट्रायंगल कॉमन वाला, और फिर मैंने 90 वाला लिखा तो ओ डी, और फिर एक जो बच गया ओ डी पी के, ठीक है। अब जब ये सिमिलर हो गया तो हमको ये पता है सिमिलर होने के बाद साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब साइड का रेशियो हमको देखो टीपी की वैल्यू चाहिए, हमको टीपी की वैल्यू चाहिए, तो टीपी बड़े वाले ट्रायंगल में है तो मैंने टीपी ऊपर लिख दिया। अब टीपी के हिसाब से मतलब कौन सा छोटे वाले ट्रायंगल में होगा, तो देखो यहाँ पे अगर ये टीपी है, मैंने क्या बोला था कि जब हम ये लास्ट का 2 लेंगे तो इसमें भी लास्ट का 2 लेंगे, तो यहाँ पे मैं टीपी के नीचे लिखूंगा डीपी, ठीक है। अब हमको देखो बड़े वाले ट्रायंगल में एक कोई साइड हमको पता है, कौन सी पता है, जैसे ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, तो हमको एक साइड की लेंथ पता है ओपी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपी इक्वल टू ओपी। अब ओपी के हिसाब से छोटे वाला ट्रायंगल में कौन सी साइड लेंगे, जैसे मैंने लिया ये ओपी, ये मैंने ओपी लिया, तो मैं यहाँ पे लूँगा ओडी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ओडी। अब देखो ओडी की वैल्यू क्या हमको पता है, बिल्कुल पता है, ओडी की वैल्यू हम 3 निकाले हैं, ठीक है। तो अब करते हैं, टीपी हमको निकालना है, तो टीपी ऐसे रहने देते हैं, डीपी की वैल्यू लिखते हैं, डीपी की वैल्यू हमारी 4 है, ओपी की वैल्यू हमारी 5 है, और ओडी की वैल्यू हमारी 3 हम निकाले हैं। तो टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20/3, तो ये टीपी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20/3, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एल एंड एम आर 2 पैरेलल टेंजेंट, ये 2 लिखा है सॉरी, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट ए एंड बी, ठीक है। ये 2 लाइन है जो कि टेंजेंट है ए और बी पर सर्कल को मीट कर रहे हैं। द टेंजेंट एट सी पे जो टेंजेंट है मेक एन इंटरसेप्ट डी, अच्छा डी बना रहा है इंटरसेप्ट बिटवीन एल एंड एम, ठीक है, एल एन पे, तो डी एफ ई इक्वल टू 90 प्रूफ करना है, इसको हमको 90 प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो ये डी एफ ई 90 कैसे प्रूफ होगा, पहले हम देखो ए एफ को मिला देते हैं। अब ए एफ को मिलाने से देखो हमारा क्या हुआ, ए एफ को हमने मिलाया तो क्या हुआ, हमको ये पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये हमारा 90 हो गया, और यहाँ पे भी टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाता है,
ये दोनों तो 90 90 हो गए। फिर ये हमारा देखो ये कॉमन हो गया और ये हमारा कॉमन हो गया, दोनों में हो गया। अब देखो DC जो है वो AC के बराबर होगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट D से जो टेंजेंट बनेगा वो इक्वल होगा। तो DC जो है वो AD के इक्वल हो गया। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये ट्रायंगल आपके इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसी तरीके से जब हम नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो दो पैरेलल लाइन है, उसको एक इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो अंदर का जो एंगल होता है इसका सम जो होता है एडजेसेंट इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब ये देखो ये दोनों इक्वल इक्वल थे ही, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा डैश तो ये भी थीटा डैश। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इसका हाफ ही तो ये है और इस पूरे का हाफ ये है। तो इससे हमारा ये पता चल गया कि ये दोनों का सम जो होगा ये 90 होगा। और फिर हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे। अब इस ट्रायंगल को जब लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जब 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। यही हमको लिखना है पूरा और यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब जो जो बताया हो बस उसको लिखते चलेंगे। गिवन L and M are two parallel lines at A and B and DE is intercept between L and M। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री। DFE हमको 90 प्रूफ करना है। अब देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम AF को और FB को मिला देंगे। AF को और FB को हम मिला देंगे। ज्वाइन AF एंड FB। अब इसको ज्वाइन करने के बाद देखो क्या हो गया, प्रूफ लिखते हैं। इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल CDF, इन दो ट्रायंगल में देखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एंगल FAD इक्वल एंगल DCF। यहाँ लिख दो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है ना, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है तो दोनों 90 90 हो गया, इसलिए ये इक्वल हो गया। अब AD इक्वल टू DC, एंगल नहीं लिखना है, AD इक्वल टू DC। ये क्यों हो गया, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये आपका इक्वल हो गया। अब देखो FD इक्वल टू DF, ये कॉमन हो गया। अब इससे क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल FDA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल FDC के। अब देखो इससे क्या हो गया, इससे हमारा एंगल ADF इक्वल हो गया एंगल CDF के, ये इक्वल हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा CEF इक्वल हो गया एंगल FEB के, FEB के इक्वल हो गया। अब देखो क्या लिखते हैं हम, नाउ इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लो। नाउ एंगल ADE प्लस एंगल BED इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, एडजेसेंट एंगल
between two parallel line, sum of adjacent angle between two parallel line are 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी को देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ADE को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ADE को हम लिख सकते हैं ADF प्लस एंगल FDE प्लस BD को क्या लिख सकते हैं, BED को हम लिख सकते हैं BEF प्लस एंगल FED। ठीक है, इसको टू 180 डिग्री। मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने इस एंगल को मैंने ये लिख दिया और प्लस ये इसका सम लिख दिया। इसी तरीके से मैंने ये नीचे वाले एंगल को भी इसका और इसका सम लिख दिया। ठीक है, अब देखो जगह बनाते हैं पहले कहीं लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ADF और FDE देखो इसको हमने इक्वल प्रूफ कर रखा है इक्वेशन 1 में, तो मैं इसको लिख देता हूं एंगल FDE प्लस एंगल FDE, 2 बार लिख देता हूं, प्लस एंगल FED प्लस एंगल FED इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से मैंने इसको इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 FDE प्लस FED एंगल। ठीक है ना, ये 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आ गया एंगल EDF प्लस एंगल EDF लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया FED इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ये और ये इसका सम 90 हो गया, और हमको पता है एक ट्रायंगल में जो होता है सम 180 डिग्री होता है, तो उससे ये हमारा 90 आ जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना है। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इसको पेन चेंज करता हूँ, ग्रीन से भी नहीं ब्लू से लिखता हूँ। Now in triangle DEF, अब DEF में देखते हैं तो सम ऑफ इंटरनल एंगल 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल लिखो, एंगल DFE प्लस एंगल FDE प्लस एंगल FED इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल DFE इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 90 है, हमने ऊपर निकाला है। इसको इक्वेशन में 3 नाम दे रहा हूँ, ये जो रेड कलर से है इसको इक्वेशन 3 नाम दिया, माइनस 90, तो ये आपका 90 हो गया। फ्रॉम 3 लिख देंगे, और ये DFE को ही हमें 90 प्रूफ करना था। तो ये है, ये लास्ट में थोड़ा सा आप समझ लेना, काफ़ी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं आप इसको। चलो एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ। इसमें मैंने क्या रखा है, मैंने पहले इस ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। कैसे कॉन्ग्रुएंट किया है, ये 90 है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, ये 90 है, टेंजेंट रेडियस आपस में 90 पे कट करता है, तो ये दोनों 90 हो गया। AD जो है वो DC के इक्वल है, AD जो है वो DC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये D पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है, तो टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है जब एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है। तो ये हो गया, और लास्ट में ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपका ये और ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया। इसी तरीके से ये एंगल आपका इसके इक्वल हो गया, और इसका सम 180 था। अब जब इक्वल एंगल है तो ये हाफ ही तो हुआ उसका, तो हाफ जब पूरा जो है वो 180 हुआ तो आधा कितना होगा, 90 तो होगा। तो इस ट्रायंगल में
इसका इसका सम जो हो गया आपका 90 हो गया। जब इसका सम 90 हो गया तो हमको पता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब इन दोनों का सम 90 हुआ तो 180 में से 90 जब माइनस करोगे तो ये आपका 90 आ जाएगा। वही चीज़ मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS रिस्पेक्टिवली। मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच कर रहा है। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। एक, दो, तीन और ये मैं चौथी लाइन खींच लेता हूँ 4। ये मान लो चारों टच है। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, ठीक, इसका नाम दे दे रहा हूँ ABCD और ये कहाँ पे टच कर रहा है? PQRS पे। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। मतलब ये मान लो सेंटर है, तो ये अपोजिट साइड से जो ये अपोजिट साइड से ये डायगोनल, ये पहली बात मैं बता रहा हूँ, ये अपोजिट साइड से जो ये एंगल बन रहा है ना, ये बता रहा है कि ये सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। अब वो चाहे ये दोनों साइड्स के अपोजिट ले लो, ये दोनों अपोजिट साइड से भी आप ले सकते हो। तो ये जो बन रहा है ये और ये, तो ये भी 180 होगा। ये कहना चाह रहा है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनना और करते जाना। इस जो पॉइंट है PQRS जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ से पहले O को मिला देंगे। ये O मान लो, इसको O से मिला देते हैं। अब देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल में एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये छोटा वाला, इसमें देखो हमको क्या करना है। ये A से हमको पता है ये टेंजेंट है AP और AS। ठीक है, तो ये 90-90 होगा और ये आपका कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन हो गया। और AS और AP जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट है। इसका मतलब ये तीन चीज़ जब हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ उससे हम क्या निकाल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हुए हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट होने के साथ ये हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब देखो मैं पहले सारे एंगल को नाम दे दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ 1 2 के बराबर हो गया। अब जिस तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल को मैं लिया था APOS को लिया था, इसमें 1 2 बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को लेता तो ये 3 और 4 बराबर हो जाता। इस क्वाड्रिलेटरल को लेता तो 5 और 6 बराबर हो जाता और इस क्वाड्रिलेटरल को लेता तो 7 और 8 बराबर हो जाता। तो मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ पहले, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल, सॉरी गलत लिख दिया ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये मैंने लिख दिया। अब देखो क्या करना है। अब हमको एक चीज़ और पता है, इन सब का सम जो होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इसका सम आप बताओ कितना होगा। अब ये जब पूरा ये घूम जाओगे तो ये 360 नहीं होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 360 डिग्री। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि अपोजिट साइड से, ये जो अपोजिट साइड से इससे जो सबटेंड हो रहा है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 3 7 6। तो मैं एक बार टिक कर लेता हूँ नीचे हल्का हल्का, 2 3 7 और 6। ठीक है, ये चारों चीज़ आ रहा है। अब देखो 1 4 5 और 8 को देखो हम क्या लिख पा रहे हैं। हम 1 को क्या 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन में बोल रहा है। तो एंगल 1 को मैं लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखो एंगल 4 को क्या लिखना है, एंगल 4 को हम एंगल 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6, तो एंगल 6 मैंने लिख दिया।
और जिस पे मैंने टिक किया था वैसे ही लिख दे रहा हूँ। और एंगल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 7 लिख सकते हैं। एंगल 7 इक्वल टू 360। अब देखो इसमें क्या क्या, देखो 2 बार आ गया, इसमें 2 बार क्या क्या आ गया, एंगल 2, एंगल 2 2 बार आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हमारा 2 बार आ रहा है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये एंगल है, ये 2 लगने लग रहा है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 180। ठीक है, अब एंगल 2 और एंगल 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB, और प्लस एंगल 6 एंगल 7 को क्या लिख सकते हैं, एंगल DOC बराबर 180 डिग्री। तो अब ये देखो, ये अपोजिट साइड AB और ये अपोजिट साइड DC से जब हम सेंटर पे मिला रहे हैं तो 180 आ रहा है, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम प्रूफ लिख सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरह हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल DOA इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखो प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC हैविंग साइड 8, 10, 12 एज शोन इन फिगर, फाइंड AD BE CF। ओके, तो देखो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और बोल रहा है कि एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है, तो ये मैंने सर्कल को इंस्क्राइब करा दिया। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और ये DEF के F पे कट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है ना, अब हमको AD BE और CF की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ओके। अब देखो हमको क्या यहाँ दिख रहा है, हमको दिख रहा है AD जो होगा वो AF के बराबर होगा। ठीक है, AD AF के बराबर होगा। BD जो है BE के बराबर होगा। EC जो है वो CF के बराबर होगा। ये लिख लेते हैं, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होता है। AD इक्वल टू AF, BD इक्वल टू BE और CF इक्वल टू CE। ठीक है, अब देखो, अब हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, 8, 10, 12 मतलब 30 दे रखा है। अब देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, BC को क्या लिख सकते हैं BE प्लस EC, और AC को क्या लिख सकते हैं AF प्लस CF बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या था, हमको AD BE और CF, AD BE और CF, तो अब इस पूरे को हम AD BE और CF के टर्म में लिखेंगे। तो AD BE और CF ये 3 छोड़ के बाकी सब हम चेंज करेंगे, AD BE और CF, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब हमको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, AD BE और CF के। DB को हम क्या लिख सकते हैं, DB को हम लिख सकते हैं BE, तो ठीक है, DB की जगह हम B लिख देते हैं, BE। EC को हम क्या लिख सकते हैं, EC को हम CF लिख सकते हैं, प्लस AF को हम क्या लिख सकते हैं AD। देखो ये सारी वैल्यूज जो है ना मैं इन्हीं सबसे पुट किया हूँ यहाँ से। ठीक है, इक्वल टू 30। अब हमको दिख रहा है AD 2 बार, BE 2 बार, CF 2 बार, तो हम लिख रहे हैं AD प्लस BE प्लस CF 2 बार आ गया बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या आ गया, AD प्लस BE प्लस CF बराबर 15। अब देखो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, AD और BE, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। अब देखो मैं अगर देखो इसको x कहता हूँ तो ये x हो जाएगा, ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा, ये z है तो ये z हो जाएगा। ठीक है, और AD की वैल्यू देखो आपको 8 दे रखा था, इसको मैंने 8 माना था, इसको मैं 10 माना था, इसको 12 माना था। ठीक है ना, अब AD BE CF को क्या लिख सकता हूँ, AD की जगह मैं x लिख दे रहा हूँ,
इस इक्वेशन 1 को मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से। ए डी की जगह मैंने एक्स लिखा, बी ई को मैंने वाई माना है और सी एफ को मैंने जेड माना है। ये मैं इसलिए लिख लिया हूँ क्योंकि बार बार ए डी बी ई सी एफ लिखना थोड़ा सा टफ है। ये 15 हो गया। अब देखो, अब हमको क्या पता है, हमको पता है ए डी की वैल्यू 8 है, ए बी की वैल्यू 8 है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। देखो ये इक्वेशन मैं 1 माना हूँ, ये 2, ये 3, और चौथा इक्वेशन मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब मैं 1 माइनस 2 अगर करता हूँ, 1 माइनस 2 करता हूँ तो एक्स वाई जेड यहाँ है, इसमें से एक्स वाई अगर मैं घटाऊँगा तो केवल जेड बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जेड बचेगा, और राइट हैंड साइड में 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। तो जेड की वैल्यू आपकी 7 हो गई, ठीक है ना। और वाई अगर मैं 1 में से मैं घटा देता हूँ 3 घटाता हूँ तो यहाँ से वाई जेड हट जाएगा, तो एक्स केवल बचेगा, एक्स इक्वल टू 5। और यही काम अगर मैं 1 में से 4th घटा देता हूँ तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा वाई इक्वल टू 12 घटाएंगे तो 3। अब देखो हमसे पूछा क्या था, ए डी, तो ए डी क्या है, ए डी जो है वो आपका एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है 5, तो ए डी आपका 5 हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा था, बी पूछा था, तो बी क्या है, बी जो है वो आपका वाई है, और वाई की वैल्यू हमने 3 निकाला। फिर क्या बचा, फिर बचा आपका सी एफ क्या है, सी एफ जेड है, और जेड की वैल्यू हमने क्या निकाला, 7। तो ये 537 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडियाई 3 and 4 रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट सी एंड डी। अच्छा, 2 सर्कल दे रखा है, एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल और दे रखा है, ये बोल रहा है कि ये सी और डी पे कट कर रहा है, सी और डी पे, और इसके सेंटर्स दे रखे हैं, सेंटर्स दे रखे हैं ए और बी, ए और बी। ए वाले का जो रेडियस दे रखा है वो 3 दे रखा है, 3, और ये जो बी से जो बन रहा है ये आपका दे रखा है 4। और एक चीज़ और बोला है कि जो रेडियस है ना वो दूसरे वाले सर्कल पे टेंजेंट है, जैसे ये रेडियस है इसका, तो ये इस पे टेंजेंट का काम कर रहा है, और ये जो है ये इस पे टेंजेंट का काम कर रहा है। अब देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है इसका, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये बी सी ए जो है, एंगल बी सी ए ये 90 है। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं, ये सी डी हमको निकालना है, और मैंने क्या किया, ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये 90 है हमारा, ये 90 डिग्री है ये एंगल। अब जब ये 90 है तो हम इसमें पैथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, बाई पैथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 बराबर 25, तो ए बी बराबर आपका हो गया 5। ए बी की वैल्यू आपकी 5 हो गई। अब देखो, अब मैं इसको एक पॉइंट दे दे रहा हूँ डी है ई मान लेता हूँ, ई, इसको मैं लिखता हूँ ई, यहाँ पे मैंने लिख दिया ई। अब देखो, लेट बी ई इक्वल टू एक्स एंड सी ई इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और पता है कि जब हम 2 सर्कल आपस में कट करते हैं तो उसके अगर सेंटर्स को मैं मिला दे रहा हूँ, और वो जो कॉमन कॉर्ड है वो आपस में 90 डिग्री पे कट करेगा, जैसे ये है और ये, तो ये आपस में 90 डिग्री पे कट करेगा। अब देखो इसमें भी मैं पैथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इसमें भी पैथागोरस छोटे वाले में लगाऊंगा। ये हमारा जो है ये मैंने y माना है, और ये जो है मैंने x माना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 - x, क्योंकि ये ए बी टोटल 5 था, उसमें x घटाओगे तो 5 - x ही तो बचेगा। चलो ठीक है, इन ट्रायंगल सी ई बी एंड
CEA। अब दोनों में लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देखो एक्स मैंने बी को माना है और सी को मैंने वाई माना है, तो ये हो गया। और एंड दूसरे वाले में लगाता हूँ मैं, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल्स 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इस इक्वेशन में से इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको 2, तो 1 माइनस 2 कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब देखो 4 चौक 16, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो 7 इक्वल टू, अभी देखो इसको खोलता हूँ ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 इक्वल टू 25 माइनस में रहेगा -25 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा प्लस 10x, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 7 32, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.2, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3.2। अब x की वैल्यू 3.2 आ जाएगा, हमसे पूछा क्या है, हमको ये CD पूछा है ना, चलो ठीक है, x की वैल्यू 3.2 आ गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 इक्वल टू 3.2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 3.2 का स्क्वायर, यही तो है। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी लिख देते हैं, तो 4 3 7 7.2 इंटू, और इसमें से माइनस करेंगे तो 0.8, तो 8 दूना 16 और 8 सते 56 57 57, और ये 2 पॉइंट के बाद आपका स्क्वायर लग जाएगा, तो मतलब 5.76, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी √5.76, और 576 जो होता है 24 का होता है, तो 2 अंक के बाद डिजिट लगा तो वहाँ पे 1 के बाद लग जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.4। ये y की वैल्यू आपकी आ गई 2.4। अब CD क्या है, CD जो है वो आपका 2y के बराबर है, तो 2 इंटू 2.4 इक्वल टू 4.8, ये आपका आंसर हो गया CD का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर टेंजेंट PQ एंड PR, PQ और PR आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O सच दैट RPQ 30 दे रखा है, ठीक है, फिगर में दे रखा है सब। अ कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट PQ। अच्छा, इस RS को देखो पैरेलल दे रखा है, ये जो है इसके पैरेलल दे रखा है। अब देखो इसको करना कैसे है, ये अगर 30 हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है। अच्छा, इसको 90 हटाओ, हमने सिंपल क्या पढ़ा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट बनते हैं तो ये जो एंगल होता है सेंटर पे और ये जो टेंजेंट के पास, ये दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। 180 क्यों होता है, क्योंकि ये 90 हो ही जाता है, तो बचे हुए एंगल का सम वैसे ही 180 होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये 30 हो गया, तो ये आपका 180 होने के लिए 150 होना पड़ेगा, तो QOR आपका हो जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, QOR आपका 150 हो जा रहा है। अब देखो जब ये 150 हो जा रहा है इस ट्रायंगल में, देखो अब ये आपका 150 हो गया, तो इस ट्रायंगल में 180 होता है टोटल सम, तो ये अगर 150 हो गया तो मतलब बाकी बचे हुए 30 होंगे, होगा दोनों का सम, 30 होगा, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब आमने सामने का एंगल भी इक्वल होगा, तो मतलब वो 30 का आधा हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा।
तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आपका ये एंगल जो होगा ये आपका हो जाएगा 15। और एक चीज़, ये आपका 150 आ गया था, ये आपका 150 आ गया था, तो ये देखो ये इस पॉइंट से ये सेंटर पे बन रहा है और ये आपका बन रहा है बाहर सरकमफ्रेंस पे, तो ये सरकमफ्रेंस का जस्ट हाफ होता है, तो ये आपका हो जाएगा 75। ठीक, अब देखो एस आर जो है वो पैरेलल है क्यूपी के पैरेलल है, ये आपका 75 हो गया, तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये आपका 75 हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 105 बचा। अब 105 में ये आपका देखो ये आपका गया है सेंटर पे ओ पे, तो ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, तो ये कितना बचा, ये भी 15 बचा। अब देखो अब ये भी आपका 15 हो गया, ये जो निकला है एंगल ये आपका 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 15 में पहले निकाल लिए थे, तो ये टोटल एंगल आपसे पूछा है फाइनल, तो ये आपका 30 हो गया। आपको ऐसे करना है इसको, इतना तामझाम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सिर्फ लिख देता हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता चल गया क्यों है। तो यहाँ पे मुझे पता है आर ओ क्यू प्लस आर पी क्यू की वैल्यू हमको पता है 30, ये 180, तो एंगल आर ओ क्यू जो आपका हो गया वो 150 हो गया। अब आर ओ क्यू 150 हो गया, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 75 डिग्री। फ्रॉम कॉमन कॉर्ड एंगल at center is twice angle at circumference। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, क्यू एस आर आपका 75 हो गया। अब एक चीज़ और देखो, इन ट्रायंगल आर ओ क्यू में क्या है, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मैंने ये ट्रायंगल लिया, इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, तो मैंने क्या लिखा, एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू हमको पता है 150। अब ओ आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर क्यू और ओ क्यू आर ये दोनों बराबर है, तो मैंने ओ क्यू आर दोनों को लिख दिया, ओ क्यू आर प्लस ओ क्यू आर बराबर 180। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओ क्यू आर इक्वल ओ आर क्यू, ये इक्वल है। तो यहाँ पे 2 ओ क्यू आर इक्वल टू 180 में से 150 गया 30, तो एंगल ओ क्यू आर की वैल्यू आ गई आपकी 15। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू ओ क्यू आर, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 15। ठीक है, अब एक चीज और देखो, वी नो एस आर पैरेलल दिया हुआ है क्यूपी के, पैरेलल दे रखा है। अब देखो एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने कैसे लिख दिया,
ये जब पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इसका अंदर का एंगल दोनों 180 होगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एंगल आर एस क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एस क्यू की जगह मैं 75 लिख सकता हूँ। ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही। तो आर एस क्यू की जगह मैंने रखा 75 प्लस एंगल एस क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, एस क्यू पी को मैं 2 टर्म में लिख दे रहा हूँ। इस एस क्यू पी को मैं 2 टर्म में लिख दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ एस क्यू ओ और ओ क्यू पी, क्योंकि हमको पता है ओ क्यू पी 90 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ पहले एंगल एस क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एस क्यू ओ प्लस ओ क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू पी को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, इसको टू 180 माइनस 75 इधर कर दे रहा हूँ। तो एस क्यू ओ इक्वल टू, अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 और माइनस 19 और उधर कर दे रहा हूँ। तो एस क्यू ओ जो होगा वो आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ये भी हो गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एस क्यू आर। अब एस क्यू आर की वैल्यू क्या है, एस क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू आर, और इन दोनों की वैल्यू 15 निकाल चुके हैं हम। तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, a tangent PT and a line segment PAB are drawn to a circle with center O। तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे हम फिगर बनाते जाएंगे। ठीक है, देखो एक सर्कल पहले बना लेते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब एक्सटर्नल में कोई पॉइंट P दे रखा है। ठीक है, अ टेंजेंट PT, मतलब PT एक टेंजेंट है, तो मैं एक टेंजेंट बना लेता हूँ, ये PT। ठीक है, एंड अ लाइन सेगमेंट PAB, एक लाइन सेगमेंट भी है PAB, मतलब यहाँ P से ही जाएगा। तो ये मैं बना लिया PAB। ठीक है, और ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, मतलब इसका सेंटर जो है वो सेंटर O हो जाएगा। ठीक है, ON इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। ON जो है ये परपेंडिकुलर है AB पे, इसका पॉइंट N हो गया, और ये परपेंडिकुलर है तो इसको 90 में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट PA डॉट PB, यानी कि PA डॉट PB, मतलब ये पूरा फिर लेंगे, इक्वल टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इतने फिगर से देखो हमको क्या क्या पता है, हमको ये पता है कि ये जो O से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, हमको पता है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, AN और NB जो होंगे बराबर होंगे। ठीक है ना, अब देखो हम क्या कुछ इसमें कर पाते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट PA डॉट PB। ठीक है, अब देखो हम PA को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे PN की बात हो रही है, तो क्या हम किसी तरीके से PN के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो क्या कह रहा है PA, तो PA को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PN माइनस AN। PN में से जब हम AN घटा देंगे तो वो हमारा PA हो जाएगा। ठीक है, तो मैं PA को लिखता हूँ, PA को मैं लिख रहा हूँ पहले इस वाले टर्म को PN माइनस AN। ठीक है, अब देखो PB को क्या हम PN के टर्म में लिख सकते हैं, PB को, ये है आपका PB। अब हमको इसको PN के टर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे PN प्लस NB, PN प्लस NB लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा PN प्लस NB। ठीक है, और अभी मैंने क्या कहा कि जब हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, मतलब AN जो होगा वो NB के बराबर होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, AN, तो हम NB को AN के टर्म में लिख देंगे, इस NB को हम AN के टर्म में लिख देंगे।
ठीक है, तो लिख दो पी एन माइनस ए एन और पी एन प्लस एन बी की जगह हम ए एन लिख देंगे, ए एन। अब देखो यहाँ पे साथ ही साथ लिख देना फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो यहां से हमने एन बी को ए एन लिख दिया। अब देखो ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी का हमको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना है। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है, पी एन का स्क्वायर, ये पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, यानी कि जो हम लोग प्रूफ किए हैं पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ये माइनस ओ टी का स्क्वायर। अच्छा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो जो जो बोला है उसको तो हम कम से कम ज्वाइन ही कर लें, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इस P को O से ज्वाइन करना है और इस O को T से ज्वाइन करना है। अब O को T से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो जो जो बोला है वो हम करते चलेंगे सेकंड में। अब देखो यहाँ पे पी एन ओ की पहले बात करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पी एन का स्क्वायर चाहिए ना। हमको क्या चाहिए, हमको पी एन का स्क्वायर चाहिए, पी एन का स्क्वायर चाहिए। तो हम पहले इसको इस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी एन, ओ पी एन में क्या हो जाएगा, पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। अब ये क्यों हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमको पी एन चाहिए ना, तो हम पी एन को इधर ले लेते हैं। पी एन का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको पी एन के साथ क्या चाहिए, ए एन माइनस में चाहिए, तो मैं दोनों साइड ए एन स्क्वायर माइनस कर दे रहा हूँ। तो पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर और माइनस ए एन का स्क्वायर। ए एन का स्क्वायर मैंने दोनों साइड माइनस किया, लिख दे रहा हूँ सबट्रैक्टिंग ए एन स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ओ पी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ओ एन का स्क्वायर मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ प्लस ए एन का स्क्वायर, माइनस में बाहर ले लिया हूँ ना, इसलिए यहाँ पे भी प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर। इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इससे ओ ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मिल जाएगा ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। अब देखो ओ ए का स्क्वायर हम लिखें, हम ओ ए का हम ओ ए का स्क्वायर लिखें, ओ ए का स्क्वायर, या हम लिखें ओ टी का स्क्वायर, क्या कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही तो है सर्कल का, तो मैं ओ ए की जगह मैं ओ टी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ओ पी का स्क्वायर और माइनस ओ टी का स्क्वायर, हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, सेकंड में हमको यही प्रूफ करना था, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर
इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। मैंने ऐसा कैसे किया था देखो, मैंने पहले पी एन का स्क्वायर निकाल लिया क्योंकि हमें पी एन चाहिए था, फिर मैंने ए एन दोनों में माइनस कर दिया क्योंकि ए एन दोनों में माइनस करना था, माइनस यहाँ पे था तो मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने देखा ओ पी हमसे पूछ ही रहा था तो ओ पी को मैंने अलग रखा, बाकी दोनों टर्म को एक साथ मैंने लिख लिया। अब दोनों को जब एक साथ लिखा तो मुझे दिखा कि इसकी जगह हमारा ओ ए स्क्वायर हो जा रहा है क्योंकि वो भी पाइथागोरस थ्योरम लग जा रहा है उसमें भी, तो मैंने ओ ए का स्क्वायर लिखा। अब ओ ए की जगह हमें ओ ए तो चाहिए नहीं, हमें ओ टी चाहिए, तो हमने देखा कि ओ ए ओ टी के बराबर ही है। कैसे बराबर है? क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे हो गया था पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी। ठीक, अब थर्ड देखो, पी ए डॉट पी बी इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। अब देखो इसमें मैं कुछ चीज़ें अगर मैं रफ कर देता हूँ तो मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। मैं ये सब्ट्रैक्टिंग ए एन स्क्वायर बोथ साइड इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाने के लिए सिर्फ। ठीक है, ये बन गई यहाँ जगह। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमको देखो क्या कुछ दिख पा रहा है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड। देखो जो हम प्रूफ किए हैं उसमें हमको दिख रहा है पी ए डॉट पी बी पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर यानी कि ये जो टर्म है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के बराबर के। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी ए डॉट पी बी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ए डॉट पी बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिख दिया आपको पता चल गया। पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ है, पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी ए डॉट पी बी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे 90 है, मतलब हाइपोटेन्यूज आपका ये है। अब इस ओ पी स्क्वायर में से अगर हम ओ टी स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या ये आपका पी टी स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको खाली लिख देना है यहाँ पे पी टी स्क्वायर, और आपको यही प्रूफ करना था थर्ड वाले में। तो इस तरीके से ये होगा। सबसे पहले तो यहाँ आपको फिगर बनाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे आप फिगर बना लोगे। उसके बाद एक एक टर्म को देखते जाओ। पहले वाले में हमने क्या लिखा? हमको पहले वाले में पी एन चाहिए था, तो हमने यहाँ पे पी एन के टर्म में लिखा। तो पी एन में से हम जब ए एन घटाएंगे तब वो पी ए के बराबर हो रहा था, और पी एन में जब हम एन बी जोड़ रहे थे तो वो पी बी के बराबर हो रहा था। फिर हमको दिख रहा है यहाँ पे ए एन का ही काम है, एन बी चाहिए नहीं, तो एन बी को हमने एलिमिनेट किया। एन बी और ए एन बराबर थे तो मैंने एन बी की जगह ए एन रख दिया था, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हो गया था। और इसी तरीके से आपको सारा करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ फिगर दे रखा है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट। पी ए और पी बी टेंजेंट है तो आपको ये पता चल गया एक्सटर्नल पॉइंट से है तो पी ए और पी बी बराबर होगा। ठीक है, सी डी एक अनदर टेंजेंट हो गया। अब देखो सी डी अनदर टेंजेंट हो गया तो हमको एक चीज़ और पता चल गया कि इस सी पॉइंट से ये अगर दो टेंजेंट बन रहा है सी ए और सी क्यू, तो सी ए और सी क्यू भी बराबर होगा। मैं लिखता चल रहा हूँ सी ए इक्वल टू सी क्यू। यहाँ पे डी से भी यही काम हो रहा है तो डी क्यू इक्वल टू डी बी। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि पी ए इक्वल टू पी डी पी बी, ये भी पता है। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू दे रखा है 12, मतलब ये टोटल जो है ये 12 दे रखा है। और क्यू सी और क्यू डी 3 दे रखा है, ये भी 3 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है पी सी प्लस पी डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये 12 है तो ये भी 12 हो गया। ठीक है, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, और ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। ठीक है, जब तो इस टोटल में से ये 3 इसके बराबर है तो मैंने इसको 3 घटा दिया। ये 3 अगर घटा दिया तो ये हमारा आ नहीं गया 9, ये भी हमारा 9 आ गया, और ये भी 3 है ये भी 3 है, तो जब ये 3 इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा या पी डी आ जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। जब 12 में से 3 घटेगा तो 9 9 18 इसका आंसर हो जाएगा पी सी प्लस पी डी। इसमें कुछ करना ही नहीं था।
इसको आप कर लेना अब ऐसे ही। इफ ए बी ए सी पी क्यू आर टेंजेंट, ए बी ए सी और पी क्यू ये तीनों टेंजेंट है, ठीक है, तीनों टेंजेंट हमें दिख रहा है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये जो टर्म है ये 5 दे रखा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का पेरीमीटर हमें बताना है। अच्छा ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि पहले तो ए से बी अगर ये 5 है तो ए से सी ये भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब देखो ये पी बी जो है यही तो ये टर्म है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस ए पी को, जो ये पी बी इधर बढ़ा हुआ है, मैंने इसको मान लिया पी एक्स, ठीक है, मैंने इसको पी एक्स मान लिया, तो आपको पता चल गया कि आपका यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ठीक है। अब वही चीज़ हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 था, तो हमको पता है ये इधर 5 का इधर न ले जाके हम इधर लेते जाएं, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, तो ये भी 5 हो गया। तो टोटल अगर देखें पेरीमीटर, तो क्या आपको 10 नहीं दिख गया? और वही हमसे पूछ रहा है, ये भी बहुत सिंपल हो गया। अब इसको देखो लिखेंगे कैसे, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये कैसे हो गया? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब देखो, अब इस ए बी को हम क्या लिख देंगे, इस ए बी को हम लिख सकते हैं, पहले लिखो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 10, ठीक है ना, दोनों 5-5 है तो मैंने 10 लिख दिया। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस क्यू सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए पी मैंने ऐसे लिख दिया, और पी बी की जगह मैं लिख दे रहा हूँ पी एक्स, पी बी की जगह मैं पी एक्स लिख दे रहा हूँ, और ए क्यू की जगह मैं ए क्यू ही लिखूंगा, साथ बस क्यू सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्यू एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पी बी इक्वल टू पी एक्स और क्यू एक्स इक्वल टू क्यू सी, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये भी लिख देंगे साथ में, ठीक है। अब देखो ए पी और ए क्यू, ये तो हमारा पेरीमीटर का ये दो हिस्सा हो गया। अब हमको खाली पी क्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के एक साथ पहले लिख ले रहा हूँ, ए पी प्लस ए क्यू, और साथ में मैंने लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू एक्स। अब पी एक्स प्लस क्यू एक्स आपको दिख गया होगा, पी एक्स क्यू एक्स जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो मैंने लिखा ए पी प्लस ए क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यही आपको निकालना था, ठीक है। पेरीमीटर ही तो निकालना है ए पी क्यू का, तो ए पी क्यू का पेरीमीटर ए पी हमें पता चल गया, ए क्यू पता चल गया, और पी क्यू पता चल गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। इन फिगर अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब देखो हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है ए बी दे रखा है, और बी सी दे रखा है, और सी डी दे रखा है। तो देखो हमने पीछे एक थ्योरम किया था, थ्योरम नहीं एक प्रूफ था, प्रूफ में हमने किया था कि जब कोई भी सर्कल ऐसे किसी क्वाड्रिलेटरल से चारों तरफ से टच हो, ठीक है ना, तो जो सामने की साइड्स का जो सम होता है वो दूसरे वाले दो आमने सामने की साइड्स के सम के बराबर होता है। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब ये क्यों होता है मैं आपको एक बार ज़रा सा बस मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। देखो ये साइड दे रखा है ए बी, अब हमको पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट जैसे बी है, तो ये बी क्यू जो होता है वो पी बी के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इस ए बी में से मैं बी क्यू घटा दिया।
जब मैं बी क्यू घटा दिया तो ये बी क्यू जो है पी बी के बराबर होता है, तो मतलब एक क्या बचा, ए पी केवल बचा, ये वाला टर्म बचा। जो बचा मैं वो ग्रीन पेन से लिख दे रहा हूँ, ए पी बचा। ठीक है, अब दूसरा देखो, जब मैंने डी सी में से, अब इस पॉइंट से देखो सी आर बराबर है किसके, सी क्यू के, सी आर सी क्यू के बराबर है। अब जब मैंने डी सी में से मैंने सी क्यू घटा दिया, सी क्यू घटा दिया तो मेरे पास क्या बचा, सी क्यू जो है वो आर सी के बराबर है, तो हमारा क्या बचा, डी आर बचा, डी आर बचा। ठीक है ना, इसको मैंने रेड पेन से दिखा दिया, यहाँ डी आर बचा और यहाँ हमारा ये ग्रीन पेन वाला ये ए पी बचा। ठीक है, मैंने अब देखो किया क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने डी सी में से, मैंने ए बी में से, इन दोनों में से क्या किया है, सिर्फ ये वाली लाइन घटा दी है, ये वाली लाइन घटा दी है, ये वाली लाइन घटा दी है। ठीक है ना, तो जो मैंने किया मैं वो लिख दे रहा हूँ, ए बी में से और सी डी में से मैंने क्या घटा दिया है, मैंने बी सी घटा दिया है, मैंने बी सी घटा दिया। अब देखो, जब मैंने बी सी घटा दिया तो मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पे मेरे पास ए पी बचा, और ये ए पी किसके बराबर है, वो ए पी जो है वो ए एस के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ए पी की जगह मैं ए एस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से मैं डी आर की जगह मैं डी एस रख दे रहा हूँ। और तो हमारे पास देखो बच क्या रहा है, हमारे पास ए डी ही तो बच रहा है। तो मैंने क्या लिखा, जब मैंने ए बी और सी डी में से बी सी घटाया तो मेरे पास क्या बचा, ए डी बचा, ए डी बचा। तो अब मैं इसी को सही से लिख दे रहा हूँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, मैंने बी सी को उधर कर दिया। तो देखो क्या हमारे पास हो गया, इसको मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, फिगर जो नीचे लिखा है मैं केवल वो लिख रहा हूँ। देखो क्या बचा, सबसे लास्ट वाली लाइन केवल बची है, ठीक है ना, सबसे लास्ट वाली लाइन देखो क्या बचा, ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी प्लस सी डी, मतलब दो आमने सामने की साइड, मैंने वही यहाँ लिखा ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड के सम के बराबर हो गया। तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिखा, ए डी प्लस बी सी। अब इसको डायरेक्ट लिखो, ए बी की जगह मैंने लिखा 6, सी डी की जगह मैंने लिखा 4, और ए डी हमको निकालना है, और बी सी की जगह हमने लिखा 7। अब देखो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 4 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, तो ए डी की वैल्यू आपकी हो गई 3। यही आपको निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है विथ सेंटर ओ ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले का जो रेडियस है वो 5 है, मतलब ओ ए जो हो गया वो 5 हो गया, और ओ बी जो हो गया वो 3 हो गया। बहुत ध्यान से देखना। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी एक्सटर्नल पॉइंट से पी ए एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट पी बी हो गया। ठीक है, वो हमको फिगर में दिख रहा है। ए पी इक्वल टू 12 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बी पी, हमको बी पी चाहिए, ये बी पी चाहिए। अब देखो ये जो है रेडियस, ये इस टेंजेंट के साथ 90 बनाएगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 144 और 25 169 होगा, और 169 किसका रूट है, 13 का, मतलब ये ओपी जो है वो आपका 13 आ गया। अब 130, ये 13 हो गया तो 1, अब देखो ये 13 आ गया। ठीक है, अब ये देखो ओ बी और बी पी ये भी तो आपस में परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट ये भी है। तो अब इसमें देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज 13, तो 169 में से अगर मैं क्या घटा दूँ, ये 3 3 9 घटा दे रहा हूँ, तो वही हमारा बी पी का स्क्वायर हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 में से 9 घटाओगे तो 160, अब 160 का रूट निकाल लोगे तो वही आपका पी बी हो जाएगा। तो 160 का रूट क्या होगा, ये कुछ रूट में ही आएगा, तो 16 गुणे 10 लिख दे रहा हूँ, तो मैं 4√10, ये आपका हो जाएगा बी पी। तो अब यही चीज़ लिखना है, अब इसको आप लिख लेना। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। एक बार इस ट्रायंगल में देख लेना, फिगर बनाई है, इसमें फिगर आपको बनाना नहीं है। एक बार इस फिगर में देख लेना, लिख देना इन ट्रायंगल ए ओ पी, और उसके बाद बाई पैथागोरस, उसके बाद पैथागोरस थ्योरम लगा के ओ पी निकाल देना। फिर लिखना इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, ये यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। फिर ओ बी पी में आप फिर पैथागोरस थ्योरम लगाना, 13 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, उसके बाद पी बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 169 में से 9 घटाओगे 160 का अंडर रूट। अब इसको क्या लिख सकते हो, 16 गुणे 10 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 4 बाहर आ जाएगा, √10 अंदर रहेगा, ये आपका हो जाएगा।
In figure, AB is a chord of length 16 centimeter of a circle of radius 10 centimeter. The tangent at A and B intersect at a point P. Find the length of PA. ओके, देखो AB एक chord है, ये आपका chord दे रखा है और रेडियस इसका 10 दे रखा है, ठीक है, मतलब वो भी 10 है। अब देखो ये जो है ये 16 दे रखा है, तो इसको जब हम टेंजेंट को सेंटर जहाँ टेंजेंट मिलता है उसको जब हम सेंटर से मिलाते हैं तो वो कॉर्ड को जो है ना परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो एक तो इस पर परपेंडिकुलर भी है और ऊपर से इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब हाफ हाफ कर दे रहा है। तो देखो अब यहाँ पे फिगर में ज़रा देख लो, इसको मैं लिखूँगा 10 क्योंकि ये है आपका रेडियस, और ये BL जो होगा ये आपका हो जाएगा 8 क्योंकि पूरी 16 दे रखा है तो इसका परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 8 हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हाइपोटेन्यूज 10 है और ये 8 है तो ये आपका 6 हो जाएगा। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, ये याद रखो। ट्रिपलेट क्या होता है? 6 8 10 3 4 5, ऐसे ऐसे जो मतलब पाइथागोरस थ्योरम में एक परपेंडिकुलर हो जाए, एक बेस हो जाए, एक हाइपोटेन्यूज, ये जो रहता है थर्ड वाला ये हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी ये परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 8 10 वाला भी है तो ये आपका 6 हो गया, ठीक। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको PA निकालना है। PA निकालना है तो अगर मैं PB निकाल दे रहा हूँ तो मतलब PA के बराबर ही होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से है। तो ठीक है, तो मैं PB निकालने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y। x जो ये मैं PL की डिस्टेंस मान रहा हूँ, ठीक है ना, ये PL। तो ये देखो अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, x² + y² = 8 का स्क्वायर। ये तो एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, y² + 10 का स्क्वायर = x + 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से y की वैल्यू इक्वेट करके पहले x की वैल्यू निकाल लोगे और फिर x की वैल्यू इक्वेट करके y की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका PB आ जाएगा और फिर PB जो है PA के इक्वल है। तो चलो इसको करते हैं। पहले एक बार मैं समझा दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो AL = BL = 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइड में लिख दो PO परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, PO परपेंडिकुलर बाइसेक्ट AL AB, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो OB आपको पता है, OB आपका दे रखा है 6, OB आपका दे रखा है 10, सॉरी ये रेडियस है ना 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो रेडियस, ठीक। अब इन ट्रायंगल पहले लेट कर लेते हैं, लेट PL = x एंड PB = y। अब PB y है तो मतलब PA भी y होगा क्योंकि PA और PB इक्वल है, PA इक्वल है PB के। अब मैं बार बार यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट है, इसलिए ये आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल PLB में क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर = PL का स्क्वायर + BL का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब PB की वैल्यू हमने क्या माना था, PB को हमने y माना था, तो मैं लिख दिया y² = PL मतलब x² + BL आपका दे रखा है 8 तो 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो y² आपका हो गया x² + 64, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल PLB हो गया, तो POB में देखते हैं, POB में देखते हैं। POB में PO का स्क्वायर = PB का स्क्वायर + OB का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, PO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PO जैसे PL जो हमने माना है x और OL जो है हमारा 6 सेंटीमीटर आया है। 6 सेंटीमीटर कैसे आया है इसको मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा साइड में कहीं लिख दे रहा हूँ। इन ट्रायंगल, ये देखो आप इसको सबसे पहले लिख लेना, इन ट्रायंगल OBL
OBL में देखो क्या करना है, OB का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। अब देखो OB जो है आपका 10 है तो 100 हो गया, OL जो है आपका निकालना है, और BL जो है आपका कितना है, BL आपका 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो OL आपका क्या हो गया, OL आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, OL आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो OL की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे, अब PO की वैल्यू क्या हो गई, PO की वैल्यू हो गई x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू PB आपका हमको निकालना है, PB का स्क्वायर। तो PB को हमने माना है y, तो मैं यहाँ PB की जगह लिखूंगा y का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OB की वैल्यू क्या है, OB की वैल्यू आपका रेडियस है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम वैल्यू पुट कर देंगे वाई स्क्वायर की। तो यहाँ पे x प्लस 6 का स्क्वायर इसको टू वाई स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 64 और प्लस ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 फ्रॉम 1, ठीक है ना। अब देखो एक लाइन खींचता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। अब देखो x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 100 मतलब 164 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 164। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12x इक्वल टू 36 इसमें माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2 तो 128। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 से डिवाइड करो तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई 32/3। तो क्या हमको x की वैल्यू निकालनी है, नहीं हमको PL की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको PB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो y स्क्वायर इक्वल टू 32/3 का स्क्वायर प्लस 64। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024, यहाँ पे 9 प्लस 64। अब इसका एलसीएम ले लो तो 1024 प्लस 9 चौक 36 और 9 छौक 54, 55 56 57 मतलब 576/9। अब देखो 576 में एक और लाइन में खींच लेता हूँ। अब देखो 576 1024 में 24 जोड़ोगे तो ये 600 हो जाएगा मतलब 1600। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1600 और नीचे क्या था 9, इसको 9 को मैं इस पेन से लिख दे रहा हूँ, ये देखो ये 9 हो गया, ठीक है। तो 1600/9 तो y की वैल्यू आपकी हो गई 40/3 और यही आपको निकालना था। अब ये y हमने PB माना था तो PB इक्वल टू PA इक्वल टू 40/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, मतलब एक बड़ा सर्कल है और एक इसके अंदर छोटा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो बड़े वाले का डायमीटर जो दे रखा है 30 दे रखा है, मतलब इसका रेडियस जो होगा 15 होगा, बड़े वाले का 15 मान लेते हैं और छोटे वाले का क्या है 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, मतलब ये बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, ये मैंने कॉर्ड बना लिया बड़े सर्कल का, ये बोल रहा है छोटे सर्कल को टच कर रहा है तो छोटे वाले का तो यहाँ पे टेंजेंट हो गया। हमको बोला क्या है, निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब ये लार्जर सर्कल का ये कॉर्ड की लेंथ बतानी है, हमको इसकी लेंथ बतानी है जो कि छोटे सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। अब देखो ये आपका बड़ा वाला रेडियस 15 हो गया और छोटे वाला रेडियस जो है इस पे मैं यहाँ पे रेडियस बना, तो रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर भी होता है और इसका जो लेंथ दे रखा है वो 9 दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें पैथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये आपका 19 है मतलब हाइपोटेन्यूज 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस मैं अगर इसकी हाफ लेंथ को मैं x मानता हूँ, हाफ लेंथ को, तो ये x का स्क्वायर, तो 15 15 225
बराबर 9/81 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225 में से 81 घटाओ, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 1 मतलब 144। मतलब एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो हमको क्या निकालना है, हमको पूरी लेंथ चाहिए ना, पूरी लेंथ चाहिए। तो देखो हमको ये पता है कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं बड़े वाले सर्कल को लेता हूँ, इसमें एक कॉर्ड मान लो है, और इसके सेंटर से अगर मैं मिलाता हूँ, इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये छोटे सर्किल का भी मतलब छोटे सर्किल का टेंजेंट था, तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा था, तो बड़े वाले पे भी वो 90 ही बना रहा है। तो जब ये किसी कॉर्ड पे 90 डिग्री बना रहा है तो वो 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड भी करता है। ये हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जब लिखना तो इसको लिख लेना। अब देखो, तो हमको x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो हमको चाहिए 2x। तो 2x क्या हो जाएगा, 12 गुणे 2 मतलब 24। तो देखो ये मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि ऐसे करना है, इसको अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा हर एक चीज़ की। 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर O मान लोगे, फिर आप बड़े वाले का रेडियस लिखोगे कि डायमीटर का हाफ होगा 15, और फिर छोटे वाले का रेडियस आपको 18/2 लिखना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने का ही मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब देखो पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए और पी बी 2 टेंजेंट हो गया, ये आपका टोटल ये टेंजेंट हो गया। अब देखो हमको पता है कि ये इसके इक्वल होता है, तो अगर इसकी लेंथ या इसकी लेंथ कुछ दिया रहेगा तो हम ये मान सकते हैं कि हमको इसकी लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हम पीछे कर चुके हैं। ठीक, ये टेंजेंट हो गया, सेंटर ओ दे रखा है, एल एन टचेस द सर्कल एट एम, एल एन जो टेंजेंट है वो एम पे सर्कल को टच कर रहा है। और प्रूव दैट पी एल प्लस एम एल एम, पी एल प्लस एल एम ये इक्वल है पी एन प्लस एम एन के। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल है, लिखो इसको। पी ए इक्वल टू पी बी। क्यों पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब देखो पी ए को हम लिख दे रहे हैं पी एल प्लस एल ए, पी ए को हम लिख दे रहे हैं पी एल प्लस एल ए, और पी बी को हम लिख दे रहे हैं पी एन प्लस एन बी। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो हमको ये पता है एल ए जो होगा वो एल एम के इक्वल होगा। अब देखो पी एल प्लस एल एम इक्वल टू पी एन प्लस एम एन। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी लिख दो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और देखो यही हमको प्रूफ करना था, तुम प्रूफ भी लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, सर्किल के क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। ठीक है, ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। देखो जो जो बोल रहा है वही हम करते जाएंगे। बी सी की वैल्यू दे रखा है 6, ठीक है, बी सी को 6 दे रखा है, मैंने 6 लिख दिया। और ए बी को 8 दे रखा है, ये आपको 8 दे रखा है। अब जब ये 6 है ये 8 है, और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल भी दे रखा है, तो ये आपका ए सी जो होगा वो 10 हो जाएगा। देखो जो जो मैं कर रहा हूँ ना वो बस आप समझ लो कि कैसे कर रहा हूँ बस। तो आपको देखो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पहले तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद फिर लिखोगे कि फिर आप ये लाइन लिखोगे और साथ में यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए सी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, और हमको रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है। तो अब एक चीज़ देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अब आप लिखोगे यहाँ पे ए पी ए आर के इक्वल होगा, ए पी इक्वल टू ए आर, और आप क्या लिखोगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, और एक चीज़ आप लिखोगे बी पी इक्वल टू बी क्यू, और यहाँ पे आप साथ ही साथ एक साथ लिख दोगे
टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इतना लिख दोगे। अब आप लिखोगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी लिखने पे देखो हमारा क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी लिखने पे हमारा देखो क्या आ रहा है। हमने लिखा ए बी प्लस बी सी। जब हमने ये दो चीज़ लिखा तो हमने देखा कि अगर हम ए आर इसमें से घटा दें और आर सी इसमें से घटा दें, ठीक है, तो जब ए आर घटाओगे मतलब ए आर जो है ए पी के इक्वल होता है, तो हमारा इस वाले लाइन से हमारा ये घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल पी बी बचेगा, केवल पी बी बचेगा। और देखो जब केवल यहाँ पे पी बी बचेगा और इसमें से जब हम आर सी घटा दे रहे हैं, बी सी में से आर सी घटा देंगे तो या आर सी जो है क्यूब सी के इक्वल होता है, तो हमारा बी क्यू बचेगा। तो पी बी और बी क्यू बचेगा, और जब इसका हाफ कर देंगे हम, इसका हाफ कर देंगे तो हमारा सिर्फ बी क्यू बचेगा। और जो केवल बी क्यू बचेगा, और हमको ये पता है ये 90 है, तो ये आर के इक्वल नहीं हो जाएगा, इस रेडियस के इक्वल नहीं हो जाएगा। ये भी तो हमारा 90 होता है क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट है, और यहाँ पे हमारा 90 दे रखा है, तो ये आर के इक्वल हो जाएगा, ये सब 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी क्यू ही हमारा रेडियस हो जाएगा। तो इसको अगर हम हाफ कर दे, सिर्फ इतना लिख के हमारा हाफ अगर हो जाए, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ए बी की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, 8, बी सी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 6, और ए सी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 10, और इसको हाफ कर रहा हूँ, तो 6 6 12 13 14, 14 में से 10 गया 4, मतलब 2 आपका रेडियस हो जाएगा, और हमको रेडियस निकालना है। इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, पी क्यू को टेंजेंट दे रखा है, ये पी क्यू ये टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ दे रखा है, एंड ओ पी कट द सर्कल एट टी। ओ पी जो है सर्कल को टी पर कट कर रही है, ठीक है, एंड क्यू ओ आर डायमीटर है, क्यू ओ आर डायमीटर है। इफ पी ओ आर 130 दे रखा है, तो ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ पी ओ आर, मतलब ये एंगल आपको 130 दे रखा है, ये आपको 130 दे रखा है। ठीक है, एंड एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, एस एक पॉइंट दे रखा है सर्कल पे। फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम निकालना है हमको। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको कर लेना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये पॉइंट आर टी, आप देखो आर टी पॉइंट देखो, एक सर्कल पे देखो, ये क्लास 9th में हम पढ़े हैं, ठीक है ना, कि एक सर्कल अगर है उसमें कोई 2 पॉइंट ले लो, कोई सेगमेंट ले लो, उसको सेंटर से मिला दो, सेंटर से मिला दो, ठीक है, और उसी को तुम कहीं भी सरकमफ्रेंस पे मिला दो, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, या मतलब कहीं भी मिला दो, यहाँ मिला दो, कहीं पे भी मिला दो। ठीक है, तुमको क्या पता है कि अगर ये सेंटर पे अगर जो बना हुआ है ये अगर 2 थीटा है, 2 थीटा है, ठीक है ना, तो ये सरकमफ्रेंस पे जहाँ भी रहेगा वो इसका हाफ रहेगा, मतलब थीटा रहेगा, थीटा रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, अब यही चीज़ तुम यहाँ देखो, यहाँ पे ये 2 पॉइंट है आर टी, ये देखो ये सेंटर पे गया है, सेंटर पे, ठीक है ना, और ये गया है यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एंगल 2। तो ये अगर 130 है तो ये 2 जो है इसका हाफ नहीं होगा, तो हाफ होगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 65, 65 डायरेक्ट आपका देखो एंगल 2 जो आपको पूछा है निकालना है, यहाँ पे आ गया आपका 65 डिग्री। ठीक, अब देखो, अब हमको सिर्फ 1 चाहिए, अब 1 कैसे निकलेगा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये अगर 130 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो ये अगर 130 हो गया तो ये आपका 50 बचा, 50 जब जोड़ोगे 130 में तो 80 हो जाएगा ना, तो ये आपका 50 हो गया। एंगल क्यू जो है ये टेंजेंट और डायमीटर ये दे रखा है ना, आर क्यू डायमीटर है, मतलब ये डायमीटर रेडियस जो है ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो आपका एंगल 1 नहीं पता चल गया, 90 में से 50 घटाओगे ये 40 नहीं हो गया, ये आपका 40 हो गया, एंगल 1 आपका 40 हो गया। तो क्या आप इसका सम नहीं कर पाओगे, 105 हो गया सम, बस यही आपका आंसर है। ठीक, एक बार फिर से देख लो,
एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। एक सर्कल है, 2 पॉइंट से मैंने बोला कि अगर सेंटर को मिलाते हैं और सरकमफ्रेंस पे मिलाते हैं, कहीं भी सरकमफ्रेंस पे यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिया या कहीं भी मिला दिए, अगर सेंटर पे 2 थीटा है तो सरकमफ्रेंस पे थीटा होगा, थीटा होगा। ठीक, यहाँ पे आपका दे रखा था 130, तो आपका आर एस टी, एंगल आर एस टी हो जाएगा 65, 130 का हाफ 65। ठीक, और अगर ये आपका 130 दे रखा है तो आप वो लिखोगे आर ओ क्यू बराबर एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। फिर आर ओ क्यू को आप 2 टर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे, आर ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आर ओ टी, सॉरी यहाँ पे आर ओ पी में लिख दिया हूँ, हाँ आर ओ पी की वैल्यू आपकी दे रखी है 130 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो फिर एंगल पी ओ क्यू आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, मतलब आपका हो जाएगा 50 डिग्री। फिर आप लिखोगे एंगल आर क्यू पी बराबर 90 डिग्री। फिर आप यहाँ पे लिखोगे क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, तो ये आपका 90 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, ये लिखोगे। फिर तीनों एंगल लिख दोगे, एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आपका क्या आ जाएगा, एंगल ओ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50, एंगल क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90, तो एंगल पी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 में से 50 जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे एंगल 1 और 2 आपको निकालना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 की जगह आपका लिख दोगे 40 और एंगल 2 की जगह लिख दोगे आप 65 और 105 आपका डिग्री आ जाएगा आंसर। तो ये ऐसे करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन फिगर ए बी सी। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है, लेकिन इसको करना कैसे है ये आप समझो, ठीक है ना। ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें एक सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब है और रेडियस दे रखा है 4, और बी डी एंड डी सी, बी डी और डी सी की वैल्यू आपको 8 और 6 दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, मतलब हमको साइड, इस साइड की और इस साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। और एरिया दे रखा है इसका 84। अब देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन करो, लिखते जाना, गिवन जो है वो लिख देना कि लेंथ दे रखा है, इसका 8 दे रखा है, इसका 6 दे रखा है, और रेडियस 4 दे रखा है, ये सभी चीज़ें, और एरिया दे रखा है 84 ए बी सी का। तो ये सब आप गिवन में लिख दोगे। फिर आप लिखोगे टू फाइंड यहाँ लिखोगे कि ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, ठीक है ना। फिर आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन, ये डी लिखा है तो इसको ई एफ मान लोगे, और इसको लिख दोगे ज्वाइन ओ ई और ओ एफ, और ओ बी और ओ सी और ए ओ, ये सब ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना। अब ज्वाइन करने के बाद एक चीज़ देखो, ये जो ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा, और इसका जो एरिया होगा वही क्या इसके इक्वल नहीं होगा। ये दोनों हम कंस्ट्रक्शन में, हम पीछे थ्योरम में हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किए थे, ये 90 होगा, क्यों 90 होगा, क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट है। ये 90 होगा क्योंकि ये भी रेडियस टेंजेंट है। ये आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा, और टेंजेंट जो होता है इक्वली इंक्लाइंड होता है, जो सेंटर से और टेंजेंट वाले पॉइंट से मीट करता है तो इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो ये हमारा जो है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 8 दूना 16, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा 16, इसका एरिया 16 होगा तो इसका भी एरिया 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरे तरफ देखो, ये भी हमारा इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है और ये इक्वली इंक्लाइंड होगा, ठीक है।
और या तो ये रेडियस भी मान लोगे, ये इस रेडियस मतलब किसी भी तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ 6 × 4, तो 2 दूना 4 मतलब 6 दूना 12। ये एक का एरिया 12 होगा तो दूसरे का भी 12 होगा, ये भी मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने 12 लिख दिया एरिया, इसका भी 12 हो गया। अब देखो टोटल एरिया इन इतने का कितना हो गया, EOF, और ये पूरे का एरिया कितना हो गया, 16 16 32 और 12 12 24, तो 4 2 6 और 3 2 5 56 हो गया। अब टोटल एरिया में से इसको माइनस कर दो, 84 में से 56 माइनस करो, 4 60 70 80 मतलब 28, टोटल 28। अब ये 28 किसका एरिया होगा, ये 28 इस वाले पार्ट का एरिया होगा, इस वाले पार्ट का 28 होगा। अब देखो जब इसका 28 हो गया तो इसके आधे का, क्योंकि ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये 90 90, ये 90 90, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये कॉमन, ठीक है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो टोटल का 28 एरिया है, तो इसका 14 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, इसको भी लिख दो, इसका भी एरिया 14, इसका भी एरिया 14। अब देखो अब इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, हाफ बेस AE हो गया, क्योंकि 90 यहाँ है तो इसको मैंने बेस मान लिया, और हाइट इसका रेडियस वही, रेडियस 4 × 4 बराबर कितना हो गया 14, तो 2 से 2 और फिर 2 से 7, मतलब AE = 7 आ गया, ठीक है ना, AE की वैल्यू 7 आ गई। अब AE 7 हो गया और BE आपका 8 हो गया, तो 7 7 14 1 15 मतलब AB आपका 15 हो गया, और इसी तरह ये भी 7 है और ये 6 है तो ये भी 6 है, तो 6 6 12 1 13, AC आपका 13 हो गया, और यही आपको निकालना था AB और AC, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या किए हैं, एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत जल्दी से रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने ये सब ज्वाइन कर दिया था, ये सब ज्वाइन कर दिया था, ये सब ज्वाइन करने के बाद हमको क्या पता चल गया था, हमको ये पता चल गया था ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और क्या पता चला था, हमको ये पता था ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और हमको क्या पता चला था, हमको ये भी पता था कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट था। हमको ये 8 दे रखा था, ये 4 दे रखा था, और हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगा के इसका एरिया निकाल दिया, तो ये हमारा एरिया आ गया था 16, ठीक है ना। तो जब ये 16 आ गया तो हम जान गए ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो ये भी 16 हो गया। इसका एरिया हमारा आ गया था 12, इसका एरिया हमारा आ गया था 12, तो हम ये जान गए ये भी 12 होगा। टोटल का एरिया हमको 84 दे रखा था, 84 में से ये दोनों एरिया अगर हम घटा देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा टोटल का। तो हमने क्या किया, जब ये भी कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये मान लिए थे कि आधा इसका होगा, तो हमने आधे को केवल देखा, हमने आधे को देखा जब, तो हमने ये पाया कि ये तो 4 था ही, रेडियस तो 4 हर तरफ से 4 ही रहेगा, ये 4 था, ये हमने बेस मान लिया था, तो मैंने लिखा था हाफ AE, इसको E माना था, हाफ AE इंटू रेडियस हमारा 4 था, और इसका एरिया जो है टोटल बचा था हमारा 28, तो एक साइड का कितना बचा था हमारा 14 बचा था, तो मैंने 14 लिखा था, तो 2 2 जा और 2 7 जा, मतलब AE हमारा 7 आ गया था, AE हमारा 7 आ गया था, इसका मतलब A, इसको F मानता हूँ तो AF भी 7 हो गया, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से टेंजेंट दोनों बन रहा है, तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अब इस 7 में मैंने ये 8 जोड़ दिया, क्योंकि ये भी 8 होगा, तो 7 7 14 15, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे 6 था, तो 6 6 12 और 1 13, तो ये 13 हो गया, तो एक की वैल्यू 15 आ गई थी, एक की वैल्यू 13 आ गई थी, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, AB एक डायमीटर है, ठीक है ना, O सेंटर है और 80 टेंजेंट है, ठीक है ना। AOQ हमको 58 दे रखा है, फाइंड ATQ हमको ये निकालना है, ATQ। अब देखो ये हमारा 90 है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, ये हमारा 58 है, तो अभी मैंने बताया था कि सेंटर पे जो बनता है उसका हाफ यहाँ बनता है, तो ये हमारा आ गया 29, 58 का आधा 29 होता है, ये हमारा 29 हो गया। अब एक एंगल 29 है, एक हमारा 90 है, तो हम क्या ये एंगल नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी हमारा 90 माइनस 29 केवल कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 90 में से 29 जाएगा तो आपका बचेगा 61, तो BTA जो हो गया ये आपका 61 हो गया। देखो बहुत सिंपल था, अब इसको तो मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करना, सब बता दिया हूँ फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक
सर्कल्स विथ सेंटर ओ, PRT एंड PQS आर टेंजेंट टू द इनर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग ऑन द आउटर सर्कल। मतलब ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, तो जो आउटर सर्कल है उस पर एक पॉइंट है P, और वहाँ से दो इनर वाले सर्कल पर टेंजेंट बनाया जाता है। तो देखो ये बाहर वाले सर्कल पर पॉइंट P हो गया, और इससे इनर वाले सर्कल पर दो टेंजेंट बना दिया गया है। अब क्या कह रहा है, इफ़ PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये PR की वैल्यू 5 दे रखा है, तो पूछ रहा है PS की लेंथ बतानी है। ठीक है, अब देखो हमको ये पता है कि PR जो होगा वो PQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, PQ हमको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, एक चीज़ हो गया। अब देखो दूसरी चीज़, हमको क्या पता है, हमको ये पता है, देखो ये रेडियस है छोटे सर्कल पे और इस पर टेंजेंट है, मतलब PO जो है, PQ जो है वो OQ पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको क्या पता है कि जब कॉर्ड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये हमको पता है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि OQ परपेंडिकुलर है PS पे। कैसे पता, क्योंकि रेडियस जो होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो PQ इक्वल टू QS, क्यों, परपेंडिकुलर रेडियस बाइसेक्ट कॉर्ड। परपेंडिकुलर रेडियस जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो PQ जो है QS के इक्वल हो गया। PQ हमारा 5 था, तो यहाँ से QS भी हमारा 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो अब PS की लेंथ क्या हो जाएगी, PS क्या हो जाएगा, PQ प्लस QS, और दोनों 5-5 है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। If PA and PB are tangent from an outside point P such that PA is equal to 10 और APB is equal to 60, find the length of chord AB। ठीक है, तो एक सर्कल देख लो, एक सर्कल है, बाहर किसी पॉइंट P से इस पे टेंजेंट बना हुआ है, सर्कल पे मैंने बना दिया टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया A, इसको मैं बोल दिया B। अब ये बोल रहा है हमको, देखो कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, PA दे रखा है 10, अगर PA 10 हो गया तो PB भी आपका 10 हो गया। ठीक है, और APB दे रखा है 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो गया। ये एक चीज़ हो गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो इस APB को देखो, केवल ट्रायंगल APB को देखो, इन ट्रायंगल APB देखो ये 10 है, ये 10 है, मतलब क्या हो गया, ये एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड। opposite angles of equal side are equal। ठीक है, ये हो गया एंगल A इक्वल टू B का रीजन। अब देखो एंगल P जो है 60 दे रखा है, एंगल P 60 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एंगल A प्लस एंगल B को भी मैं एंगल A लिख दे रहा हूँ, प्लस एंगल P 60 है,
60 बराबर 180, तो 2 एंगल ए इक्वल टू 120, तो एंगल ए इक्वल टू भी 60 हो गया। अब एंगल ए 60 हो गया तो एंगल बी भी आपका 60 हो गया, तो एंगल बी भी 60 हो गया और एंगल पी आपको 60 दिया ही है, मतलब ए बी सी जो हो गया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर इसलिए अब मैं इसको इसके बाद इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, देयरफॉर पी ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और दो साइड 10-10 है, इसका मतलब ए बी भी 10 हो जाएगा। बस यही आपको निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दे रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट हैं, तो ये दो टेंजेंट मैंने बना दिया, एक ए हो गया और एक पी बी हो गया जो कि इक्वल है, तो ये हमको पता भी है इक्वल होगा। इफ़ पी ए बी बराबर 50, पी ए बी यानी कि ये एंगल आपको दे रखा है 50, आपको ए ओ बी निकालना है, आपको ये एंगल निकालना है ए ओ बी। अब देखो बहुत सिंपल है, हमको ये पता है कि ये 90 डिग्री बनाता है रेडियस और टेंजेंट, और इसमें हमको इतना 50 दे रखा है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होता है, तो मतलब इस रेडियस के सामने वाला अगर 40 है तो हमारा इस रेडियस के सामने वाला भी 40 होगा, ये भी 40 हो गया। अब दो एंगल 40-40 80 हो गया। एक ट्रायंगल के अंदर जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये 40-40 80 हो गया, मतलब ये आपका बचा 100 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें मैं क्या लिखूँ ये आप अपना खुद करना, ठीक है। O is the center of a circle and BCD is a tangent to it at C। अच्छा ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि O जो है वो सेंटर है और क्या दे रखा है BCD जो है टेंजेंट है और C पर इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। प्रूव दैट BAC यानी कि ये एंगल की बात हो रही है और किस एंगल की बात हो रही है, ACD इस एंगल की बात हो रही है, और बोल रहा है कि उसको 90 प्रूफ करना है। ओके अच्छा ठीक है, हमको क्या पता है, हमको पता है टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ चुपचाप, एंगल ओ सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ओ सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है। इसको भी हम 90 लिख दे रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने इस एंगल को, ये जो बड़ा वाला एंगल है, इसको हमने क्या लिख दिया है, हमने लिखा है ओ सी ए और ए सी डी, ठीक है ना, ओ सी ए सी डी। अब देखो ए सी डी तो हमको लिखना ही लिखना है, ए सी डी इसको 90 के प्रूफ करना है, हमको ओ सी ए की जगह बी ए सी लिखना है, ओ सी ए की जगह हमको ओ क्या लिखना है, ओ ए सी यानी बी ए सी, ठीक है ना, एंगल तो यही हुआ, ठीक है। अब देखो वो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ ए और ओ सी जो है वो रेडियस है, जब ये दोनों रेडियस है मतलब ये इसके इक्वल होगा, और हमको पता है ये और ये 90 है और ये इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख दे रहा हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ ओ ए सी और ए सी डी इक्वल टू 90। तो अब ओ सी ए की जगह मैं लिख दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और मैं लिखता हूँ साथ ही साथ ओ सी इक्वल टू ओ ए, क्योंकि रेडियस है, देयरफॉर इसलिए एंगल ओ सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है ना, मतलब अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, किसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ओ ए सी इक्वल टू ओ सी है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो अब मैंने ओ सी ए की जगह मैं लिख दूंगा ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ओ ए सी को हम लिख सकते हैं
ओ ए सी को हम एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे लिख दो ओ ए सी एंड एंगल बी ए सी आर सेम एंगल, सेम एंगल, दोनों एक ही चीज़ है। अब चाहे तुम ओ ए सी लिखो या बी ए सी लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है जिससे दो टेंजेंट बन रहा है, तो एक पी ए हो गया और एक पी बी हो गया, पी बी हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ओ पी इक्वल टू 2r, ये 2r हो गया, ये आपका r हो गया, ये भी आपका r हो गया। सो दैट पी ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पी ए बी, इसको इक्विलेटरल प्रूफ करना है, पी ए बी को, ठीक है। कैसे होगा आप देखो, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ पी ए ओ को, पी ए ओ को मैं लेता हूँ। अब इसमें देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, इन ट्रायंगल पी ए ओ, ठीक है ना। अब देखो 2r का स्क्वायर इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए स्क्वायर की, यहाँ पे 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर हो गया 3r स्क्वायर, तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी √3r। इसी तरीके से पी बी इक्वल टू भी हो जाएगा √3r, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो पी ए और पी बी की वैल्यू √3r आ गई। अगर हम ए बी की वैल्यू भी √3r निकाल देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखो एक चीज, हमको क्या दिख रहा है, इसको मान लो मैं डी पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, ठीक है। अगर मुझे देखो एंगल ए जो है बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल ए ओ डी, एक बड़े वाले ट्रायंगल में इस पूरे और एक इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमको देखो सिमिलैरिटी निकालना है। सिमिलैरिटी कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ठीक है ना, ये दोनों 90 हो गया और ये दोनों में कॉमन हो गया। तो मैं लिखता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, पहले लिखता हूँ एंगल ए इक्वल टू, छोटे वाले के लिए एंगल डी, और एंगल ओ दोनों में कॉमन है। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो अब लिखो ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल डी ओ ए के सिमिलर हो गया। अब देखो पी ए की वैल्यू हमको पता है, पी ए, तो पी ए से हमारा क्या आ जाएगा, डी ए, पी ए अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा। अब हमको बड़े वाले ट्रायंगल में देखो क्या पता है, बड़े वाले ट्रायंगल में हमको ए ओ पता है, और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हमको डी ओ पता है, डी ओ नहीं पता है। छोटे वाले ट्रायंगल में हमको क्या पता है, छोटे वाले ट्रायंगल में हमको ए ओ पता है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमको ओ पी भी पता है, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ए ओ और बड़े वाले ट्रायंगल में ओ पी यानी कि पी ओ, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू लिखते हैं, पी ए की वैल्यू हमको क्या पता है, √3r। डी ए की वैल्यू क्या है, डी ए की वैल्यू हमको निकालना है, और पी ओ की वैल्यू क्या है, पी ओ की वैल्यू 2r है और ओ ए की वैल्यू r है। अब देखो r से r कट गया, डी ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा, डी ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा √3/2r, ठीक है ना, √3/2r, ये डी ए की वैल्यू हो गया। तो अब ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
ए बी का वैल्यू हो जाएगा 2DA, तो 2DA हो जाएगा तो 2 और √3/2R, तो 2 से 2 कट गया तो ए बी की वैल्यू भी हमारा आ गया √3R। अब क्योंकि सिंस ए बी इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू √3R, देयरफॉर इसलिए ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। A triangle PQR is drawn to circumscribe a circle of radius 8 cm such that the segment QT and TR into which QR is divided by the point of contact T are of length 14 cm and 16 cm respectively. If area of PQR is 336 cm, find the side PQ and PR. Okay, ये कह रहा है। तो एक ट्रायंगल देखो PQR है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने एक सर्कल बना लिया, ये हो गया सर्कल, और PQR ट्रायंगल से मैं इसको सर्कमस्क्राइब करा दे रहा हूँ। ये देखो, ये ट्रायंगल की एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, और ये आपकी हो गई तीसरी लाइन जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है। ठीक है ना, अब इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ PQR। अब क्या कह रहा है, QT एंड TR इंटू विच QR इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T, मतलब ये T पे डिवाइड कर रहा है, तो ये QT और TR हो गया। ठीक है ना, और इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको 8 दे रखा है सर्कल का, ये है 8। अब क्या कह रहा है, एरिया PQR का 336 है, फाइंड द साइड PQ एंड PR। ये PQ और PR का साइड आपको बताना है। अच्छा देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। हमने सबसे पहले उसमें क्या किया था, हमने इसको सबसे ज्वाइन कर दिया था। कंस्ट्रक्शन क्या किया था, हमने QO जोड़ दिया, इसका नाम O दे दे रहा हूँ। फिर मैंने इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया था, इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया था, और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया था। सब कुछ मैंने ज्वाइन कर दिया था। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमने क्या किया था, अब हमने एक में हाफ बेस इंटू हाइट लगाया था। देखो एक चीज़ और देखो, ये जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा ये देख लो, ये 90, ये कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये 90 हो गया, और जो टेंजेंट होता है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है, तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो एंगल साइड से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी तरीके से ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके, और ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया इसके। सब में वही एक ही चीज, क्या क्या, 90 90 कॉमन, और ये रेडियस ले लो, या फिर इक्वली इंक्लाइंड होता है ये भी ले लो, मतलब थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखो इसका एरिया क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 14 गुणे 8, तो 2 चौका 8, 14 चौका 56, मतलब ये 56 हो गया इसका एरिया, तो इसका भी एरिया 56 हो गया। 56 56 112, इसका एरिया 112 हो गया। अब देखो दूसरा, देखो इसको देखो, आरटीओ को देखते हैं। आरटीओ का क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 2 चौका 8, 16 चौका 64, मतलब ये 64 हो गया, इसका भी 64 हो गया, तो 64 64 128। ठीक है, 128 ये हो गया। अब इसको जोड़ लो जरा, 8 2 10, 2 3 4 और 2 240 एरिया जो हो गया इस 4 पार्ट का आ गया। और टोटल एरिया हमको दे रखा है 336। 336 में से अगर हम 240 घटा देते हैं तो 6, और 13 में से 4 गया 9, 96। टोटल जो ये वाला हिस्सा बच रहा है इसका एरिया आ गया 96। तो आधे का कितना होगा, आधे का 96/2 हो जाएगा, तो आधे का एरिया हमको मिल गया 96/2 यानी कि 48।
तो इसका एरिया आ गया 48, इसका आ गया 48। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये वाली लेंथ निकालना है, क्योंकि ये हमको पता है ये अगर 14 है, अगर ये हमारा 14 है तो ये हमारा 14 हो जाएगा, ये हमारा 16 है तो ये हमारा 16 हो जाएगा यहाँ तक। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा 14 हो गया यहाँ तक, ये हो गया हमारा 16 यहाँ तक। अगर हमको ये वाली लेंथ केवल मिल जाए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो हमारा काम हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल भी रहेगा। तो देखो अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 है, बेस ये हो जाएगा जो हमको निकालना है, ये हमारा बेस हो जाएगा, और हाइट ये हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस 8 दिया ही है। तो इसका एरिया निकालो हाफ बेस, बेस को तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, बेस को हम लिखते हैं पी, इसको मैं ई मान लेता हूँ और इसको एफ मान लेता हूँ, तो पी ई, और हाइट क्या हो जाएगा ई ओ इक्वल टू 48 एरिया आया है। तो हाफ पी की वैल्यू क्या है, पी हमको चाहिए, और ई ओ की वैल्यू क्या है 8 बराबर 48। तो 8 छक 48, तो पी बराबर हो जाएगा 12। तो पी की वैल्यू आपकी 12 हो गई, तो इसका मतलब आपका पी एफ भी 12 हो जाएगा, क्योंकि पी एफ दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पी से बराबर है, और साथ ही साथ दोनों हम कॉन्ग्रुएंट भी जान रहे हैं कि वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा, इसलिए पी 12 हो जाएगा। अब देखो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा पी प्लस ई क्यू, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, 12 14 मतलब 26, पी क्यू आपका 26 हो जाएगा, और पी आर जो हो जाएगा पी एफ की वैल्यू 12 है, और एफ आर की वैल्यू हमारी 16 है, तो ये आपका 28 हो जाएगा। तो 26 और 28 इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू और पी आर का। ठीक है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पीछे मैं कराया हूँ, अच्छे से कराया हूँ, तो वहाँ से आप इसको भी समझ लेना, उसी तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है ना, तो ये आपका सर्कल चैप्टर हो गया ख़त्म। इससे पहले मैंने ट्रायंगल चैप्टर आपको ख़त्म करा दिया है, ट्रायंगल चैप्टर बहुत ही डिटेल में कराया हूँ, उसमें मैंने PYQs ऐड किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ NCERT के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है, और मैं RD शर्मा के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखा हूँ। ठीक है ना, और वही चीज़ मैंने सर्कल में भी किया है कि मैंने PYQ कवर किया है, NCERT कवर किया है, RD शर्मा कवर किया है। तो ये 2 चैप्टर मैं अभी तक पढ़ाया हूँ, और दोनों चैप्टर बहुत ही डिटेल में करा दिया हूँ। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद किसी और लेक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको एक क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार चाहो आप उतनी बार देख सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा ही है। ठीक है ना, तो मतलब अब आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, और अपना बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 80 नंबर का जो पेपर होता है वो, और 20 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल, आप अपना पूरा 100 में 100 ले आओ। मैं खुद 100 में लाया हूँ, 100 मेरे 10th में 100 में 100 थे, समझ रहे हो ना, और आप भी 100 में 100 लाओ, इसी उम्मीद रखता हूँ मैं। ठीक है ना, बाकी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।